चलो आओ। हाँ हाय। चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बंद कर ले। गुड मॉर्निंग हर्ष, गुड मॉर्निंग ब्रजेश, गुड मॉर्निंग शिवम, गुड मॉर्निंग दिशा, गुड मॉर्निंग करण, गुड मॉर्निंग गौरव, गुड मॉर्निंग केशव, गुड मॉर्निंग अक्षत, गुड मॉर्निंग रूपम, गुड मॉर्निंग स्वप्निल, गुड मॉर्निंग गौरव, गुड मॉर्निंग यश, गुड मॉर्निंग शिवम, ऋषभ, हरीश, स्नेहा। जल्दी आओ सब कोई। अरे इसमें क्यों नहीं दिखा रहा है? वो तो चालू ही नहीं है। ये तो चालू मैं कर दूंगा अभी। अब बात पे ध्यान मत दो। 99 शैतान मरा था तब वो जन्मा। आओ। क्या बोल के गया करण तुमको? जल्दी आओ, होमवर्क क्या था? सही पकड़े। ये एम एन यूजफुल का 4 पॉइंट बताओ तो। हाँ तो बताओ तो। अपनी इस यूजफुलनेस का 4 पॉइंट फटाफट। नहीं तो बाहर। अभी एक एक करके अगला तेरा से पूछेंगे। अगला वो भी बाहर जाएगा, चिंता मत कर। बिना देखे नहीं पढ़ के आया। सॉरी सॉरी टीचर। ये कौन सा स्कूल में पढ़ता है? सॉरी टीचर। ऐसे मत करो प्लीज। बताओ ना, कोई भी पढ़ के आया है? पक्का तो मैं अजम्पशन ले रहा हूं कि आपको इसमें कुछ नहीं पूछना है। नो डाउट्स। पक्का पढ़ा होता तो हो सकता है कुछ लाइन समझने का दरकार पड़ता कि भैया ये लाइन समझा दीजिए। तो आज ये लास्ट मौका था। अब आगे जाके मत पूछना कि भैया ये वाला लाइन वापस बता दे। नो, नॉट अलाउड। हो गया खत्म। चलो, आता नहीं है वैसे, सही बात है, बट फिर भी ऐसे नेग्लिजेंट करना बहुत गलत बात है। आओ जल्दी आओ। यूनिट नंबर 2 यानी अपने यूनिट 1 नेशनल इनकम का कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त यूनिट जिसमें हमने नेशनल इनकम का कंप्यूटेशन सीखा था। ये जो यूनिट है, कौन सा यूनिट? केंचियन थ्योरी वाला यूनिट 2। ये भी नेशनल इनकम का कंप्यूटेशन है, बट एज पर अ थ्योरी। यानी अभी जो अपने नेशनल इनकम की है ना, दैट इज अ वे मॉडर्न टेक्निक, जिसको क्या बुलाते हैं? मॉडर्न टेक्निक। उसमें अपने एक्सपेंडिचर मेथड और क्या सीखे बताओ? इनकम मेथड। और क्या सीखे बताओ? वैल्यू एडेड मेथड। इन सब से हमने क्या निकाला था? नेशनल इनकम। केंचियन, वन ऑफ द मोस्ट फेमस इकोनॉमिस्ट ऑफ ऑल टाइम, जेएम केंचियन, वो कैम्ब्रिज बोल के जो जगह है, वैसे वहां पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बोल के आपने सुना होगा, बहुत बहुत मतलब वो सबसे रिनाउंड यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स है। ऐसे तो सारे कोर्स वहाँ बहुत बढ़िया है, बट इकोनॉमिक्स के लिए बोलते हैं कि अगर कोई कैम्ब्रिज से पढ़ के आ गया, ऑक्सफोर्ड से जैसे पढ़ के आ गया, तो उसके लिए बेस्ट होता है, मतलब सबसे टॉप हाई लेवल नॉलेज मिलता है। तो ये लोग कैम्ब्रिज में रहने वाले ही इकोनॉमिस्ट थे। ऐसे कई इकोनॉमिस्ट और कैम्ब्रिज में रहते थे। उनमें से सबसे तेज केंचन केनीज, जेएम केनीज थे, और वो बहुत थ्योरीज बना के गए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, जिसमें से एक थ्योरी आप कहां पढ़ने वाले हैं? बोलिए, नेशनल इनकम में। और कहां कहां है सर इनका थ्योरी? इन्होंने अपना योगदान हमें मनी मार्केट में भी दिया है, इन्होंने अपना योगदान हमें इन्फ्लेशन पे भी दिया है, इन्होंने अपना योगदान हमें
अनएम्प्लॉयमेंट में भी दिया है। बट आपके लिए इनका थ्योरी सिर्फ और सिर्फ दो जगह काम का है, क्योंकि दो चैप्टर आपके काम के हैं। पहला नेशनल इनकम, दूसरा मनी मार्केट। वहां जाके फिर से इनका योगदान आएगा, और ये बहुत जबरदस्त बात वहां भी बोले जो प्रचलित है, आफ्टर क्यूटीएम। क्यूटीएम सुने हो? क्यूटीएम, केटीएम नहीं बोला, क्यूटीएम, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, फिशर्स थ्योरी। कभी नहीं सुने हो? वेलोसिटी ऑफ मनी बोल के जो होता था कि एक ट्रांजैक्शन कितने बार घूमता है। कोई बात नहीं, वो सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ मनी है कि मनी क्या काम आता है, और सबसे न्यूएस्ट और इनोवेटिव थ्योरी केनचन जी ने बताया था। नेवरदलेस जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तब जाके और मजा आएगा। अभी के लिए अपना मजा केनचन थ्योरी इन दी नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। यानी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का केनचन ने भी अपना एक अंदाज बताया। अगेन कुछ थ्योरी होता है तो क्या होते हैं, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, अजम्पशंस, मतलब उसके बिना थ्योरी स्टैब्लिश नहीं किए जा सकते। थ्योरी मतलब कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड अपने बात करते हैं। ध्यान से सुनना, ये सेट ऑफ अजम्पशंस जो केनचन जी ने बताया वो ये बोलना चाह रहे हैं कि सप्लाई अपना बॉटलनेक पहुंच चुका है। सप्लाई अपना बॉटलनेक पहुंच चुका है। व्हाट डू यू मीन बाय बॉटलनेक? बॉटलनेक मतलब समझते हो, ढक्कन तक पहुंच गया। ढक्कन तक मतलब कि सर के ऊपर से चला जाएगा पानी और इसमें डालने का जगह नहीं, मतलब सप्लाई एकदम टॉप लेवल पे है, एकदम टॉप। कोई मेरे को बताएगा सप्लाई अगर टॉप लेवल पे है, जैसे आपने रॉन्ग रन में पढ़ा था, मैं सप्लाई का एक लाइन बना रहा हूं, अगर क्लियर हो तो बताना। इस लाइन को आपने मतलब इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या नाम से पढ़ा है? ये जो लाइन बनता है, जैसे इलास्टिसिटी वाला पॉइंट से इन इलास्टिक, इलास्टिक क्या बोलते हो आप इसको? इफ सप्लाई कर्व इज एकदम हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, तो आप इसको क्या बुलाते थे, याद है? इन इलास्टिक। क्या होता है? परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या बुलाते हैं इसको? परफेक्टली इन इलास्टिक। नेवरदलेस अगर आपको ये माइक्रो इकोनॉमिक की बात नहीं पता चलेगा, मेरे लिए अभी मैक्रो लेवल में मीनिंग इसका ये है कि सप्लाई अपना बॉटलनेक पहुंच चुका है, यानी सप्लाई लिमिटेड, खत्म, रिसोर्स इतना तक ही। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर सप्लाई अब एक पर्टिकुलर चेन ले लिया है, मतलब ये ही रहेगा एट एनी लेवल ऑफ क्वांटिटी। देख लो आप, कोई भी क्वांटिटी डिमांडेड हो, क्वांटिटी सप्लाइड इज सेम, सॉरी कोई भी प्राइस हो, क्वांटिटी ये आपका वैल्यू सेम है, करेक्ट? एक बात बताना, तो ये जो प्राइस है, ये जो क्वांटिटी है, और अगर डिमांड सप्लाई कर्व ऐसे है, क्या आप बोल सकते हो यानी कि नेशनल इनकम डिटरमाइन सिर्फ एक कर्व से हो रहा है? कौन सा बताओ तो? ये कौन सा कर्व होता है? डिमांड कर्व, AD1, और एक क्या बनाया मैंने, AD2। अब इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ गया, तो ये क्या हो गया मेरा? अरे इसको क्या बुलाते थे? नेशनल इनकम। याद करो बेसिक्स वाला फर्स्ट क्लास, जहां डिमांड और सप्लाई मिलता था, वही तो क्वांटिटी को मैंने क्या बोला था? नेशनल इनकम। ध्यान आ रहा है बात? और अगर यहां मिल रहा है तो ये क्या हो गया? नेशनल इनकम। यानी नाउ नेशनल इनकम इज ओनली डिराइव थ्रू वन कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमीज। बताओ कौन सा? डिमांड कर्व, AD कर्व, एग्रीगेट डिमांड। डिमांड के जैसा बेटर क्या था? एग्रीगेट डिमांड, AD कर्व, क्योंकि सारे कॉमोडिटीज सारे इंडिविजुअल का टोटल करते हैं। तो बोला गया केनचन द्वारा कि अब नेशनल इनकम इज ओनली सब्जेक्ट टू व्हाट? एग्रीगेट डिमांड। एक बात बताना, डिमांड आप किसका करते हो? गुड, और वो भी कौन सा? गुड्स एंड सर्विसेज, इकोनॉमिकल गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का यदि आप डिमांड कर रहे हो, डिमांड मतलब आप उसके ऊपर खर्चा कर रहे हो, डिमांड मतलब आप उसके ऊपर, तो बताओ ये वो जो 3 मेजरमेंट पढ़े थे ना मॉडर्न टेक्निक में, उसमें से एक ही इधर बात हो रहा होगा। वेरी गुड, एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड। केनचन थ्योरी भी एक तरीके से इनोवेटिव क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड। बताओ तो एक्सपेंडिचर मेथड के 4 एलिमेंट्स, CIG, और केनचन जी भी यही बोल के गए। केनचन जी बोले टोटल दुनिया में 4 मॉडल्स हो सकते हैं, यानी देयर कैन बी 4 सेक्टर्स। क्या बोले? 4 सेक्टर। नंबर 1 बोले 2 सेक्टर इकोनॉमी। कितने सेक्टर इकोनॉमी? 2 सेक्टर इकोनॉमी का मतलब हुआ दुनिया में सिर्फ 2 लोग हैं या 2 जन है, 2 सेक्टर है और कोई नहीं है। कौन 2 सेक्टर भैया? एक
जो फैक्टर इनकम जनरेट कर रहे हैं या फैक्टर कॉस्ट लगवा रहे हैं यानी हाउस होल्ड्स, और एक फर्म्स जो ये फैक्टर इनकम को दे रहे हैं यानी वो फैक्टर कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, जिनको क्या बुलाते हैं, फर्म्स। तो देयर आर ओनली टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, नंबर 1 हाउस होल्ड, नंबर 2 फर्म्स। और कोई सेक्टर नहीं है, और कोई सेक्टर नहीं है मतलब दुनिया में क्या नहीं है बोलना चाह रहा है मालूम, गवर्नमेंट नहीं है। और दुनिया में क्या नहीं है मालूम, ग्लोबलाइजेशन अलाउ नहीं हुआ है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट अभी कर नहीं सकते, यानी मतलब तो ना एकदम लिमिटेड लोग हैं। कौन कौन है बताओ जल्दी जल्दी, हाउस होल्ड और फर्म्स। हाउस होल्ड क्या करते हैं, फैक्टर इनकम जनरेट करते हैं, यानी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बना के फर्म्स को देते हैं, फर्म्स उसको काम करता है उसके ऊपर वही, और फिर अल्टीमेटली वापस से हाउस होल्ड क्या करते हैं बताओ, उस गुड्स को कंज्यूम करते हैं या उस सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। यही वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम था। बट अब 2 सेक्टर हो गए, क्या क्या बताओ वापस से प्लीज। हम इस टॉपिक को इतना प्यार से आपको समझाना चाह रहे हैं कि आप लोगों को क्या पढ़ा हुआ है मेरे को नहीं मालूम, बट मेरा बात अगर समझ जाओगे एकदम आसान हो जाएगा। एक तरफ कौन है, एक तरफ कौन है, हाउस होल्ड यहां से फर्म को क्या दे रहा है, वो कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है, मतलब वो उनको काम कर रहा है, उनके लिए क्या कर रहा है, काम। इसके बदले फर्म उस हाउस होल्ड को क्या दे रहा है, फैक्टर इनकम या फैक्टर कॉस्ट। तो वो मनी फ्लो और एक रियल फ्लो, कैसा लगा ये बात, क्या बोले, एक मनी फ्लो और एक रियल फ्लो। जल्दी बताना रियल फ्लो कौन सा हुआ, जो हाउस होल्ड फर्म्स को सर्विसेज दे रहा है काम करने का, रेंट, कैपिटल, जो भी तरीके से, और उसके बाद जो पैसे फर्म उनको दे रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, मनी। वापस नीचे फर्म्स अल्टीमेटली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर लिए, अब वो कौन खरीदेंगे, हाउस होल्ड, कंजम्पशन करेंगे, वही डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। तो वहां से क्या हो रहा होगा, रियल फ्लो, क्या गुड्स एंड सर्विसेज जा रहा है, और हाउस होल्ड किसको क्या पैसा दे रहे हैं, बोलो ना, हाउस होल्ड किसको दे रहे हैं, फर्म्स को उसके बदले कुछ मनी दे रहे हैं, मनी फ्लो हो रहा है। बोला जाता है अगर सब कुछ सही है, यानी कि अगर हाउस होल्ड जितना चीज खरीद रहे हैं और फर्म जितना चीज बना रहे हैं दोनों बराबर होगा, तो क्या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पूरा कंप्लीट, मतलब ये कहीं पे इसमें कुछ भी तरीके का एक्स्ट्रा मनी या लीकेज नहीं है। कैसा लगा ये बात, वापस से बोल रहा हूं, देयर इज नो एक्स्ट्रा मनी और लीकेज। लीकेज मतलब अब आप क्या समझो बताओ हमको। लीकेज मतलब सर ऐसा हो सकता था कि फर्म जितना प्रोडक्शन किया हाउस होल्ड उतना कंजम्पशन नहीं किया, तो क्या हुआ सर, जितना फैक्टर इनकम पे हुआ था उतना कंजम्पशन हुआ नहीं, यानी पैसे हाउस होल्ड कुछ जेब में रख लिए, कुछ जेब में रख लिए। करेक्ट बात, ये बात समझ में आया। तो पहले 2 सेक्टर इकोनॉमी का ये बात हुआ कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में 2 लोग हुए, जितना प्रोडक्शन होगा अगर उतना ही कंजम्पशन होगा तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट, वहीं से कोई भी पैसे लीकेज या एक्स्ट्रा जनरेट नहीं हुए। करेक्ट बात, बोलो पक्का। अच्छा, बट अगर यही हाउस होल्ड क्या करते, बोलो सारा का सारा पैसा जो गुड्स प्रोड्यूस हुआ है वो खरीदने में नहीं लगाए, तो देयर इज लेस कंजम्पशन देन व्हाट दे कैन डू। तो व्हाट आर दे डूइंग बाय डूइंग लेस कंजम्पशन, दे आर सेविंग सच मनी, दे आर सेविंग सच मनी। तो जो भी उनको फैक्टर इनकम मिला था वो कुछ बचा रहे हैं और कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। बताओ तो ये कंजम्पशन वाले मनी को अपने क्या नाम दिए थे, पढ़ चुके हैं इसी टॉपिक में, इससे पहले वाले जो कंजम्पशन करता है। वेरी गुड, क्या वर्ड था, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। क्या वर्ड था, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। टेंशन यही पहले माना, बोला अनलेस अदरवाइज मेंशन y इज इक्वल्स टू वाई डी। क्या बोला, y इज इक्वल्स टू वाई डी। वाई डी मतलब डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का साइन दे दिया, मतलब नेशनल इनकम कुछ नहीं है, नेशनल इनकम वही है जो हाउस होल्ड खर्चा कर रहे हैं, जो हाउस होल्ड खर्चा कर रहे हैं। तो y इज इक्वल्स टू वाई डी, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि y इज इक्वल्स टू वाई डी। फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस एक बार केंशन ने ये माना, फिर देखा गया कि ऐसा होता नहीं है। फर्म्स या जो भी प्रोडक्शन करते हैं कोई जरूरी नहीं है हाउस होल्ड सबका सब कंज्यूम करे, हो सकता नहीं है कि हाउस होल्ड सबका सब कंज्यूम करे। हाउस होल्ड क्या कर सकते हैं, हाउस होल्ड क्या कर सकते हैं सर, कुछ पैसे बचा सकते हैं। अब सुनना, यहाँ एक टेक्निकल बात आता है।
अगर पैसा जितना हाथ में आया उतना खर्चा नहीं कर रहे हैं तो नेशनल इनकम कम दिख रहा है कि ज़्यादा दिख रहा है? वेरी गुड, कम हो गया। जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, इसका मतलब इसको आप एक क्या नाम दोगे? नेशनल इनकम कम होने को आप क्या बोलोगे? मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ नेशनल इनकम कम होना, एक चीज़ एकदम सिंपल दिखाता हूँ, बलून टाइप का चीज़ होता है, ये दिखाता हूँ, बेस्ट लगेगा आपको इस एग्जाम्पल। पता नहीं आपने कैसे पढ़ा है, मैं तो ऐसे समझता हूँ। बलून है, ठीक है, ये नेशनल इनकम है अपना। आज अगर यही नेशनल इनकम में क्या हुआ बताओ? जितना हाथ में पैसा आया, हाउस होल्ड ने खर्चा, तो ये बलून क्या छोटा होने लगेगा, है ना? यानी क्या हो रहा है? तो क्या बुलाते हैं? लीकेज। क्या बुलाते हैं? लीकेज। और वहीं इस लीकेज के कारण क्या हो रहा है? नेशनल इनकम कम दिख रहा है। ये लीकेज क्यों हुआ? सेविंग्स के कारण। इसलिए सेविंग्स को क्या बुलाते हैं? लीकेज। सेविंग्स इज अ लीकेज। सेविंग्स के कारण क्या होता है? नेशनल इनकम कम दिखता है और वो लीकेज का फॉर्म ले लेता है। हुआ क्या तब भैया? यहाँ पे हाउस होल्ड थे और यहाँ क्या थे? फर्म्स। हाउस होल्ड को जितना भी फैक्टर इनकम मिल रहा था उतना का उतना वो लोग गुड्स एंड सर्विसेज में खर्चा नहीं कर रहे थे। मतलब ये फ्लो और ये फ्लो इक्वल, क्योंकि हाउस होल्ड कहीं ना कहीं सेविंग्स करके भैया वो क्या करते हैं? यहाँ एक गलत वर्ड होता है आपका, कैपिटल मार्केट में लगा देते हैं। कहाँ लगा देते हैं? कैपिटल मार्केट इज नॉट नेसेसरी ओनली शेयर्स। कैपिटल मार्केट मतलब बैंक में भी रखने को बोलते हैं कैपिटल मार्केट। कोई भी तरीके के कैपिटल मार्केट में पैसा को जमा कर देते हैं। पैसा को जमा करना आप लोग एफएम में पढ़े हो, इन्वेस्टमेंट्स। क्या पढ़े हो? डोंट टेक दैट टर्म अगेन इन इकोनॉमिक्स, नेवर एवर। इकोनॉमिक्स में एफएम वाला इन्वेस्टमेंट इज सेविंग्स। क्या भैया? वापस से इकोनॉमिक्स को इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं समझता है वो कि पैसा जो अपने कहीं लगा रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ फर्म्स एंगल से सोचता है। अपने इंडिविजुअल एंगल से भी एफएम में क्या पढ़े हैं कि जो भी आदमी भी, एक इंडिविजुअल भी कहीं पैसा लगाता है तो उसको क्या बुलाते हैं? अपने इन्वेस्टमेंट। नो, इकोनॉमिक्स बोलता है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसको क्या नाम दो? वो अपना सेविंग्स कहीं लगा रहा है तो उसका नाम क्या रहेगा? सेविंग्स ही। क्या रहेगा उसका नाम? सेविंग्स। सेविंग्स भी अगर वो कैपिटल मार्केट में डाल रहा है तो उसको नाम मत बोल देना इन्वेस्टमेंट। एज अ स्टूडेंट आई फेल्ट इट वेरी अनकंफर्टेबल वाइल अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक। इसलिए मेरे को कभी समझ में ही नहीं आता था क्या हो रहा है ये। तो सेविंग्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है भैया? एक तरीके से जो हाउस होल्ड कैपिटल मार्केट में डाल रहे हैं। तो सर ये तो हम एफएम में इन्वेस्टमेंट पढ़े हैं। डोंट मर्ज टू टॉपिक्स एंड टू सब्जेक्ट्स। अलग अलग जगह अलग अलग वर्ड का अलग अलग मीनिंग है, ठीक है? तो यहाँ सेविंग्स का मतलब क्या हुआ बताओ? हाउस होल्ड जो पैसा खर्चा ना करते हुए क्या कर दिए? पैसा को कैपिटल मार्केट में डाल दिए। इसके कारण क्या हुआ? वो फुस मतलब लीकेज। तो सेविंग्स इज अ फॉर्म ऑफ लीकेज। यानी जितना नेशनल इनकम होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। क्या करना है इस गुब्बारे को वापस? इस गुब्बारे को वापस क्या करना है? ठीक करना है तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आना है। तो क्या होता है? ध्यान से सुन। सिंस फर्म्स को भी उतने पैसे वापस मिले नहीं जितने उन्होंने खर्च किए, तो वो लोन लेंगे। कहाँ से? कैपिटल मार्केट से। वो कैपिटल मार्केट से पैसा उठाएंगे। बोले जो पैसा तुम हमको नहीं दिया, तुम कहाँ डाला? कैपिटल मार्केट, हम वहां से उठा लेते हैं। यानी ये जो कैपिटल मार्केट से क्या लेता है? पैसा उठाता है, इसको बुलाते हैं इन्वेस्टमेंट। क्यों इसको इन्वेस्टमेंट बुलाते हैं भैया? क्योंकि वो धंधे में लगा रहा है। वो इस पैसे को कहाँ लगा रहा है? धंधे में लगा। नहीं तो वही पैसा इधर से आता। अब नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे? हम बाजार से लेंगे। और बाजार मतलब कौन? कैपिटल मार्केट। और इस कैपिटल मार्केट में कौन पैसा डाला? हाउस होल्ड। अगर ये दोनों चीज नहीं होता, मतलब अगर हाउस होल्ड नहीं होता, सेविंग्स नहीं करता, तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता। ऐसे ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट। बट अगर कहीं से लीकेज होना स्टार्ट होगा तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ इंजेक्शन। ऐसा लगा है बात? इंजेक्ट करना मतलब वापस से उसको फुलाना। तो इंजेक्शन का एक कारण होता है। इंजेक्शन तभी आता है यदि कभी कोई लीकेज हुआ। जैसे ही लीकेज होना स्टार्ट होगा उसको वापस गुब्बारे को भरने के लिए अपने को हवा डालना है उसके अंदर, यानी उसमें कुछ इंजेक्ट करना। हेंस द नेम इंजेक्शन एंड हेंस द नेम लीकेज। इन्वेस्टमेंट इज अ फॉर्म ऑफ
इंजेक्शन, क्योंकि इसके थ्रू वापस दुनिया में क्या आ रहा है, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या आ रहा है, पैसे आना स्टार्ट हो गए तो नेशनल इनकम बढ़ने लगा। तो इंजेक्शन कौन सा चीज करता है, नेशनल इनकम को बढ़ाता है। लीकेज क्या करता है, नेशनल इनकम को गिराता है। बोलो लॉजिक क्लियर हो रहा है। ये कौन सा सेक्टर का बात किया, कौन सा सेक्टर का, 2 सेक्टर। सबसे पहले 2 हाथ तो चाहिए, एक सिंगल आदमी कुछ नहीं कर सकता, 2 हाथ चाहिए। फिर आया कौन, 3 सेक्टर। 3 सेक्टर मतलब एक और सेक्टर का जन्म हुआ बीच में, कौन आया, गवर्नमेंट आना भी स्टार्ट हो गया। कौन आने स्टार्ट हो गए, गवर्नमेंट। नाउ कैपिटल मार्केट इज नन ऑफ द सेक्टर्स। वो क्या कर रहा है, सिर्फ पैसा इकट्ठा करके पैसा आगे भेज रहा है, वो कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है रियल फ्लो में। ध्यान दो, यहां सिर्फ मनी फ्लो हो रहा है। सर बात नहीं समझे, 1 मिनट, कारण समझा करो, अच्छा डाउट पूछिए वो हमसे। यहां से यहां क्या जा रहा था बताना तो, हाउस होल्ड से फर्म के पास क्या जा रहा था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फर्म से हाउस होल्ड के पास क्या आ रहा था, फैक्टर इनकम। देयर वाज अ रियल फ्लो, देयर वाज अ मनी फ्लो। ठीक, व्हाट अबाउट फर्म्स टू हाउस होल्ड, गुड्स एंड सर्विसेज, एंड हाउस होल्ड टू फर्म्स, पैसा मतलब उसके बदले पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। कैपिटल मार्केट क्या कर रहा है, पैसा ले रहा है, पैसा दे रहा है, देयर इज नो रियल फ्लो। यहाँ सिर्फ क्या है, मनी फ्लो। तो ये कोई सेक्टर नहीं है जो नेशनल इनकम क्रिएट कर रहा है। इट इज नॉट इन्वॉल्व इन दी आउटपुट ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज, हेंस कैपिटल मार्केट इज नॉट एनी सेक्टर। डन है क्या बात, पक्का। चलो कोई बात नहीं, पूछ लिया तो मैंने बता दिया, वैसे कोई पूछा नहीं है मेरे से आज तक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन बोला, कितना नंबर सेक्टर आएगा, 3rd नंबर सेक्टर। जो जन्म कौन लिया, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या किया सर दुनिया में आके, गवर्नमेंट भी कुछ करंट गुड्स एंड सर्विसेज में खर्चा कर रहा है, यानी क्या, फर्म से कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा है और उसके लिए उसको पेमेंट कर रहा है। वो छोड़ो, वो तो अगेन वही बात हो गया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट हो रहा है। फर्क कहां पड़ेगा, जब गवर्नमेंट भी कुछ एडिशनल सर्विसेज देगा और गवर्नमेंट भी कुछ आपसे कुछ बेकार का पैसा मांगेगा, जैसे कि टैक्स। सोच के बताना, आज अगर हाउस होल्ड या फर्म से गवर्नमेंट टैक्स लेगा तो ये गुब्बारा में हवा कम होगा कि बढ़ेगा, सोच के बताना, जल्दी जल्दी जल्दी। गुब्बारे के बारे में बताओ मेरे को। टैक्स के कारण ये गुब्बारा होगा कि ये गुब्बारा और फूलेगा, जल्दी बताओ सोच के। वापस से, टैक्सेशन के कारण हाउस होल्ड के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगा क्या, याद करो, डिस्पोजेबल इनकम में पर्सनल टैक्स माइनस होता है, और पर्सनल इनकम में भी इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड कॉर्पोरेट टैक्स भी माइनस होता था। पीआई से तो डीपीआई आया था, पीआई से ही तो डीपीआई आया था। पीआई में भी कॉर्पोरेट टैक्स माइनस हुआ था और डीपीआई में पर्सनल इनकम टैक्स माइनस हुआ था। तो गवर्नमेंट जो इन दोनों से टैक्स वसूल रहा है, विच इज अ मनी फ्लो अगेन, उसके कारण क्या हो रहा है, गुब्बारा फुस हो रहा है। यानी क्या है, टैक्स इज अ फॉर्म ऑफ लीकेज, टैक्स इज अ फॉर्म ऑफ, इसके कारण नेशनल इनकम गिरता है। और वही उस टैक्स को बराबर करने के लिए गवर्नमेंट बोलता है हम भी आपको कुछ बेनिफिट दे रहे हैं, बताओ कौन सा, सब्सिडीज और ट्रांसफर पेमेंट्स। क्या सब्सिडीज, और आया था ना नेशनल पीआई में, प्लस इनकम रिसीव बट नॉट अर्न, ट्रांसफर पेमेंट सब्सिडीज के फॉर्म में किसको दे रहा है, फर्म्स को सब्सिडीज ग्रांट्स दे रहा है और हाउस होल्ड को ट्रांसफर पेमेंट्स कर रहा है। इसके कारण वापस से ये गुब्बारा क्या हो रहा है, वापस इन्फ्लेट हो रहा है, यानी इंजेक्ट हो रहा है। तो ट्रांसफर पेमेंट्स एंड सब्सिडीज आर इंजेक्शंस एंड लीकेज इज अ टैक्सेशन पॉइंट। तो गवर्नमेंट दोनों काम करता है, लीकेज भी कर सकता है और हेंस द नेक्स्ट चैप्टर, हेंस द नेक्स्ट चैप्टर फिस्कल पॉलिसीज। यही तो गवर्नमेंट का काम था कि नेशनल इनकम को कंट्रोल करना। कैसे करेगा, टैक्स और अपना सब्सिडी ट्रांसफर पेमेंट यूज करके, हथियार। उसके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके थ्रू वो नेशनल इनकम को मैनिपुलेट कर सकता है, फुला भी सकता है और फुस भी कर सकता है। तभी तो वो आया जो क्या कर सकता है, नेशनल इनकम को मैनिपुलेट। याद आ रहा है, बोले थे ना, कभी बिजनेस साइकिल अगर कुछ ज़्यादा ऊपर या कुछ ज़्यादा नीचे चले जाए तो इन लोग को रोल स्टार्ट हो जाता है। ये लोग टैक्सेशन में चेंज ले आते हैं, बजट आता है, बोलते हैं टैक्स बढ़ा देंगे, क्योंकि उनको मालूम है अभी लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है।
आज अगर हम टैक्स बढ़ा देंगे तो डिस्पोजेबल इनकम कम होगा, इन्फ्लेशन गिरने लगेगा। हथियार यूज करते हैं, यानी दुनिया में जब भी बूम आता है ना, गवर्नमेंट आके अचानक से क्या ला देता है, हाई टैक्सेस, ताकि लोगों के हाथ से डिस्पोजेबल इनकम, और वहीं जब अकाल पड़ जाता है, रिसेशन आ जाता है, टैक्स को कम कर देता है ताकि लोग करेंट गुड्स एंड सर्विसेज में पैसा लगा सके, नेशनल इनकम बढ़ा देता है। सिंपल अगर समझना हो, वरना ये है बहुत कॉम्प्लिकेटेड। इतना आसान होता तो आज हम भी देश चला रहे होते। उसका इम्प्लीमेंटेशन का टाइमिंग, उस इम्प्लीमेंटेशन का इफेक्ट कब तक आना है, किस समय क्या लिया, कौन सा डिसीजन लिया, कौन से इंस्ट्रूमेंट से ये चीज ठीक किया, आगे पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर। बट जरूरत तो समझो उस चैप्टर का क्या है। दिस इज इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, दिस इज नॉट इकोनॉमिक्स विच वी आर डूइंग राइट नाउ। अब अपने इकोनॉमिक्स को किस तरीके से समझ रहे हैं, फाइनेंस में क्या हेल्प आएगा। और जिस दिन ये समझ जाएंगे ना, हम सच्चे बता रहे हैं आप लोग को, सारे कंपनियां ना भीख मांगेगा आप लोग के लिए कि भाई तुम मेरे कंपनी में आओ, क्योंकि तुमको जो पता है वो आजकल लोगों को नहीं पता। आजकल लोगों को सिर्फ ये पता है कि ये लीकेज होता है, इंजेक्शन, पता है ये टॉपिक आप लोगों को सबसे आसान लगता होगा अगर 11-12 में किया हुआ है तो। सुना है कभी वर्ड लीकेज, इंजेक्शन, विड्रॉल, किनका सुना हुआ है, हाथ ऊपर, सुना करते थे आप ये, मतलब बोलते थे आप कि टैक्स इज अ लीकेज, ये एक लीकेज होता है, ये एक इंजेक्शन होता है, फॉर्मूला भी किए हो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो सब आएगा, बस टू सेव, है ना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, सब किया हुआ है। बट मैं सच बता रहा हूं आपको, रत्ती भर भी उसका मीनिंग नहीं मालूम, रत्ती भर भी। तो मीनिंग जान लोगे ना तो कभी याद नहीं रखना पड़ेगा। और हमको भी नहीं पता था एज अ नॉर्मल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11-12 एंड देन सीए एस्पिरेंट, क्योंकि सीए एस्पिरेंट में कभी दुनिया में आया ही नहीं मेरे लिए। कारण हमारे लिए ये मैक्रो इकोनॉमिक्स सीपीटी में था, एक एक नंबर का एमसीक्यू, और वो भी हमको इतना पढ़ना न पड़ा था क्योंकि माइक्रो था ही, और हम बोले थे मैथ्स है उसके साथ 50 नंबर का हम ऐसे ही निकाल लेंगे। हमारे टाइम में वो हर सब्जेक्ट में 30% लाना जरूरी नहीं था, वो 40% लाना जरूरी नहीं था। मतलब अगर हम इकोनॉमिक्स में 0 भी ला रहा है चलेगा, मैथ्स में 0 भी ला रहा है चलेगा, हमको सिर्फ अकाउंट्स और लॉ मिला के 100 लाना है, जो कि 100 में 100 अगर आ जाए तो, या जिसमें भी कैसे भी करके हमको परम्यूटेशन लाना है 100 का 200 में। तो उस समय हम लोग इतना मैक्रो पढ़े नहीं, क्योंकि 11-12 में हमारा माइक्रो था नहीं। हम लोग माइक्रो के भरोसे चले जाएंगे, 25 नंबर का माइक्रो है तो 50 में, और फिर आगे कभी दुनिया में आया नहीं। वो तो बाई चांस एक्चुअली कर लिया, और उसमें एक पेपर था 100 नंबर का मैक्रो इकोनॉमिक्स, धमाधम एकदम, और आगे का बात। तो हम बोले चलो ठीक है, अब हम बता तो पाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग दुनिया है ये। नेशनल इनकम इतना आसान नहीं है जो आप सोच रहे हो, और केंशन जैसा आदमी आज से 150 साल पहले ये बात सोच के चला गया। तो आपको समझना तो बहुत जरूरी है। जल्दी से बताओ, 2 सेक्टर इकोनॉमी में एक लीकेज का नाम, 2 सेक्टर इकोनॉमी में एक लीकेज का नाम, 2 सेक्टर इकोनॉमी में एक इंजेक्शन का नाम इन्वेस्टमेंट, 3 सेक्टर इकोनॉमी में एक लीकेज का नाम टैक्सेशन, और 3 सेक्टर इकोनॉमी में एक सब्सिडीज, ग्रांट्स। अब कौन आएगा, 4th सेक्टर इकोनॉमी, यानी कौन, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। याद आ रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया और रेस्ट ऑफ द, इंडिया नहीं बनाऊंगा अब, तुम लोग फिर मजाक उड़ाएगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और इंडिया है, श्रीलंका में यही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड श्रीलंका। सुन, अरे यार सुनो ना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, इससे अब क्या होना स्टार्ट होगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। देखते हैं कितना लोग बुद्धि लगा सकता है। नेशनल इनकम एक्सपोर्ट्स के कारण बढ़ेगा कि गिरेगा, सोच के बोलना, सोच के बोलना। हम तुम लोग की तरह होते हैं तो एक बार 1 मिनट सोचते इस बारे में कि क्या होता है एक्सपोर्ट्स के कारण, एक्सपोर्ट्स के कारण क्या होगा और इंपोर्ट्स के कारण क्या होगा। सोच के बोलना प्लीज, सोच के बोलना, हड़बड़ी नहीं है मेरे को ऊपर। एक्सपोर्ट्स के कारण नेशनल इनकम, अरे एक अगर सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन भी याद हो, C प्लस I प्लस G प्लस, अच्छा C मतलब कंजम्पशन, I मतलब इन्वेस्टमेंट, G मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। याद आ रहा है, ये सब अगर है तो X भी प्लस में आता था, मतलब X के कारण ही तो नेशनल इनकम बढ़ेगा, और इंपोर्ट्स के कारण नेशनल इनकम गिरेगा। अब इसका लॉजिक सुनना, बट गवर्नमेंट के हाथ में या इंडिया के हाथ में
इन दोनों में एक ही चीज है। क्यों पता है? कौन सा चीज है? एक्स इज बेस्ड ऑन वर्ल्ड्स इनकम। क्या बोले? एक्स इज बेस्ड ऑन वर्ल्ड्स इनकम, यानी बाहर फॉरेन इनकम, बाहर वाले लोग क्या कमा रहे हैं या बाहर वाले लोग का क्या देश का बढ़ोतरी है, उस पर डिपेंड करता है हमारे देश का एक्सपोर्ट। और हमारे देश के हाउस होल्ड्स के पास कितने रुपए है और उनका क्या हैबिचुएशन और क्या ट्रेंड है, वो डिपेंड करता है इम्पोर्ट। तो आज के दिन गवर्नमेंट ज़्यादातर या देश ज़्यादातर किस चीज को मैनिपुलेट कर सकता है? इंपोर्ट्स को। एक्सपोर्ट्स डिपेंड्स अपॉन आउटसाइड वर्ल्ड्स इनकम एंड इंपोर्ट्स डिपेंड्स अपॉन इंडिया का इनकम, इंडियंस का इनकम, मतलब इंडिया में जो इनकम। करेक्ट बात? करेक्ट बात। तो आप कंट्रोल किसको कर सकते हो? इंपोर्ट्स को। और एक्सपोर्ट्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, इसलिए उसको बोलते हैं एंडोजेनस। क्या बुलाते हैं उसको? एंडोजेनस। जो भी चीज होता है उसको क्या बुलाते हैं? जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं। और जिसको हम हाथ से कर सकते हैं कंट्रोल, उसको क्या बुलाते हैं? एंडोजेनस। एक होता है एक्सोजेनस और एक होता है एंडोजेनस। कारण है नामकरण का, क्योंकि आई कैन मैनिपुलेट दैट डायरेक्टली एंड समथिंग विच आई कैन नॉट मैनिपुलेट डायरेक्टली इज एक्सोजेनस, because it depends upon external factors and something depends upon internal factors. इसलिए hence the name endo and exo. बोलो क्लियर है बात? आगे बढ़ सकते हैं। दिस वॉज द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर का यूनिट का। जैसे अपने बेसिक पढ़ते हैं, ये एक बेसिक था। क्या बोलो क्लियर हो रहा है सबको बात? चलो मजा आ जाएगा पढ़ने में, क्योंकि आई हैव डन द टॉपिक एज अ होल। अब कुछ कुछ और टॉपिक्स आएंगे बीच बीच में जो समझाने लगूंगा। हाँ नहीं, वो भी तो करेंट गुड्स एंड सर्विसेज में इन्वेस्ट कर रहा है। जी याद करो, जी में क्या था? सी प्लस आई प्लस जी क्या था? जी में दो चीज था, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, वो आई में चला गया, और इन्वेस्टमेंट इन करेंट गुड्स एंड सर्विस, वो उसका जी का बात कर रहा है। ठीक है, जल्दी से नहीं नहीं, वो तो हाउस होल्ड और फर्म्स ही कर रहे हैं। कैपिटल मार्केट सिर्फ एक पैसा को रखने का जरिया है। नहीं, वो कोई क्रिएशन नहीं था, वो शेयर मार्केट से कोई मतलब नहीं है। कैपिटल मार्केट इज नथिंग बट वेयर पीपल सेव देयर मनी, और फर्म्स जहां से पैसा उठाते हैं। अरे भाई तुम शेयर में लगा रहा है मतलब तुम तो फर्म में ही लगा रहा है पैसा। कैपिटल मार्केट मतलब क्या? डायरेक्टली फर्म का शेयर्स खरीद रहा है। फर्म के पास पैसा आ गया तो, और किसके हाथ से गिर गया? हाउस होल्ड। तो वापस बात तो बराबर हो ही गया। उसको तो उस तक पैसा आना चाहिए था, आ गया। नहीं आ रहा है मतलब कहां अटक गया? कैपिटल में। और वहां अटकने से निकालने को क्या बोलते हैं? इन्वेस्ट। तो फर्म जो पैसे कैपिटल मार्केट से उठाते हैं उसको क्या बुलाते हैं? मतलब अबिट मतलब होता है ना कि इल्यूजन टाइप थिंग, कि अपने को लग रहा था इन्वेस्टमेंट तो मतलब जो लगाते हैं। यहां क्या बोला? जो उठाते हैं उसको क्या बुलाते हैं? प्लीज हाँ, इकोनॉमिक्स का वर्ड अलग होता है, एफएम का वर्ड अलग होता है। हाँ खेल लोगे तो अब चलो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सब कोई, पहला पैराग्राफ। एवरीबडी मेरे साथ साथ पहले आप रीडिंग करेंगे या मेरे साथ साथ करो। केनीज थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन सा इनकम? बोलो। रियल जीडीपी। सर ये रियल जीडीपी वर्ड ही क्यों बोल रहा है? अपने इसको जानते हैं नेशनल इनकम, बट यस लास्ट में जाते जाते अपने नेशनल इनकम को कहां तक ले गए थे कि सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम क्या है? रियल टर्म्स और जीडीपी। ठीक है, क्योंकि देश में अपने जनरली जीडीपी ही चिल्लाते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस फोर्सेस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन क्या? एग्रीगेट इनकम एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, सप्लाई और डिमांड, एडी और एएस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्विलिब्रियम इनकम, द लेवल टुवर्ड्स विच द इकोनॉमी ग्रेविटेट्स इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में बात अलग होता है, जैसे मैंने बोला ना, लॉन्ग रन में जाके सप्लाई एक बॉटल नेक ले लेगा। शॉर्ट रन में क्या हो सकता है? अलग अलग ग्राफ हो सकता है, वैसा ही ये और ये वाला। बट लॉन्ग रन में जाके सप्लाई अपना एक बॉटल नेक अचीव कर लेता है। जो देखो क्या बोल रहा है, एंड क्या इनकम, पोटेंशियल इनकम, द लेवल ऑफ इनकम दैट द इकोनॉमी इज टेक्निकली केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग विदाउट जनरेटिंग एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन बिना बढ़ाए जो मैक्सिमम क्या कर सकते हैं हम? बोलो। यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं उसमें, और रियली जो मार्केट में क्या दिख रहा है? बोलो।
इक्विलिब्रियम दिख रहा है उसमें देयर कैन बी अ डिफरेंस। कहने का तात्पर्य अभी जो इक्विलिब्रियम दिख रहा है और जो इक्विलिब्रियम हो सकता है उसमें कुछ गैप है, उसमें कुछ गैप है। क्या वर्ड बोले, वापस से बोलना, उसमें कुछ गैप है। हो सकता है जो सही में हो सकता है, मतलब जैसे होता है ना अपने फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे हैं। जैसे आज आपको मैंने पढ़ने बोला, आज मैंने आपको पढ़ने बोला, मैंने बोला 8 घंटा पढ़ना है, ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। हो सकता है आपने 8 घंटे में 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो वो आपके लिए क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। आज का इक्विलिब्रियम क्या हुआ, सर 8 घंटे में 6 चैप्टर पढ़ा, बट मेरे को मालूम है आप केपेबल हो 8 घंटे में 8 चैप्टर पढ़ने लायक, तो आपका सही इक्विलिब्रियम कहाँ आना चाहिए था, 8 चैप्टर्स में। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, अंडर केपेबल हो आप। अभी क्या हो आप, अंडर केपेबल। आपने काम पढ़ाई 8 घंटा किया, बट उसमें काम कितना किया, 6 चैप्टर। कर कितना सकते थे, पोटेंशियल, मतलब आपका पोटेंशियल कितना था। बोलते थे ना मैम लोग, सर लोग, इसका पोटेंशियल हाई है। पोटेंशियल हाई है मतलब ये जो कर रहा है सही नहीं कर रहा है। अगर ये ठीक से पढ़े, टाइमली जो कर रहा है करे, तो ये इससे ज्यादा ला सकता है, पढ़ सकता है, कर सकता है। बस वही बात है। यानी अगर रिसोर्सेज को ठीक से यूज किया जाए तो जो इनकम अभी हो रहा है, नेशनल इनकम लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ मार्केट, कैन बी चेंज टू अ पोटेंशियल नेशनल इनकम, जो अगर थोड़ा बहुत मैनिपुलेट किया जाए तो ठीक हो सकता है। क्या बोलो, डन है बात। यानी नेशनल इनकम को ठीक किया जा सकता है, अपने पोटेंशियल लेवल पे पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, अब ये हो सकता है मेरा अंडर पोटेंशियल हो या कोई चीज ओवर पोटेंशियल हो। दोनों ही गैप मेरे लिए खतरनाक है, क्योंकि एक बूम लाएगा और एक रिसेशन लाएगा। हमको कहीं बीच में आना है जहां पोटेंशियल इकोनॉम क्या हो, पोटेंशियल इक्विलिब्रियम हो। बोलो, गवर्नमेंट को छोड़ के पूरा मैनिपुलेट, मतलब बोल तो रहे इन्वेस्टमेंट करेगा और गवर्नमेंट करेगा और इंपोर्ट्स करेगा, ये तीनों ही अल्टीमेटली वाईडी को इफेक्ट करेंगे। वाईडी क्या था, वाईडी क्या था, डिस्पोजेबल इनकम। ये तीनों ही किसको डिपेंड करवाएगा, वाईडी को। इंपोर्ट्स भी वाईडी पे निर्भर करेगा और गवर्नमेंट भी और इन्वेस्टमेंट, सब वाईडी पे डिपेंड करेगा। इसलिए तो वो 4 चीज आया, सी, आई, जी और एक्स माइनस एम में एम वाला पार्ट। ठीक है, चलो करेंगे अपने आगे जाके, रुको ना। केंशियन आर्ग्यूड दैट, देखो क्या बोला, मार्केट वुड नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये लाइन समझ में आया क्या बोले अभी जो बोले। आज अगर आप पे और मेरे हाथ पे ये मार्केट को छोड़ दिया जाए तो जरूरी नहीं है हम अपना बेस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का क्या जनरेट कर रहे हैं, नेशनल इनकम, एंड द रिजल्टिंग नेचुरल लेवल ऑफ जीडीपी। हेंस वो जो नेचुरल लेवल चाहिए जीडीपी का वो अचीव नहीं हो पा रहा। द इकोनॉमी कुड सेटल इन इकोनॉमी इक्विलिब्रियम एट एनी लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट लेवल पे सेटल कर सकता है वो। केंशियन बिलीव दैट द प्राइजेस एंड वेजेस आर नॉट सो फ्लेक्सिबल, प्राइस और वेजेस इतना ज्यादा हिलता डुलटा नहीं है। दे आर स्टिकी स्पेशली डाउनवर्ड्स। क्या मतलब हुआ बताओ, स्टिकी मतलब क्या, जनरली प्राइसेस बढ़ता नहीं है, स्टिक रहता है। स्टिक रहता है मतलब कांस्टेंट रहता है, और होगा भी तो थोड़ा बहुत गिरता ही है, बढ़ता तो नहीं है। ये उनका अजम्पशन था, ये उनका अजम्पशन था। आगे, द स्टिकीनेस ऑफ प्राइसेस एंड वेजेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन प्रिवेंट्स द इकोनॉमिकल रिसोर्सेज फ्रॉम बीइंग फुल्ली एम्प्लॉयड। क्योंकि ये हो रहा है इस वजह से सब लोग फुल्ली एम्प्लॉयड काम नहीं कर रहे हैं। thereby prevents the economy from returning to क्या, नेचुरल लेवल ऑफ रियल जीडीपी, जो होना चाहिए वहां तक पहुंच नहीं पा रहा। therefore output will remain at less than full employment, मतलब जो अपने अपने देश का इनकम देख रहे हैं बोलते हैं अभी भी ये अंडर यूटिलाइज्ड नेशनल इनकम है। अगर ठीक से हमारे देशवासी काम करे तो ये रियल इनकम अभी के अभी बढ़ सकता है, क्योंकि कोई भी फुल एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं कर। यही थ्योरी था किसका, केंशन जी। देखो थ्योरी नहीं लगना चाहिए, मीनिंगफुल लगना चाहिए बात, वरना ये पहला पैराग्राफ अगर कोई पढ़े ना तो उसको कुछ समझ में भी नहीं आए, दूसरा कोई पढ़ाएगा ही नहीं, सीधा सम्स में जाएगा या सीधा वो मेन पॉइंट में जाएगा। बट आई लव दिस थ्योरी क्योंकि मेरे को समझ में आता है ये बात। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, लेवल एज लॉन्ग एज देयर इज इनसफिशिएंट स्पेंडिंग इन इकोनॉमी। दिस वाज प्रिसाइजली व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 2008। 2008 में इंडिया में क्या, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा डिप्रेशन आया, मतलब एकदम हाहाकार मच गया था।
ये सब कुछ स्कैम्स के कारण, कुछ वॉर्स के कारण, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण एक डिप हुआ 2008 में। इंडिया इकोनॉमी बढ़ा था 2000 में, इंडिया का इकोनॉमी स्टेबल हुआ 2004 में जाके 2005 तक, बट उसके बाद धीरे धीरे गिरने लगा 6 से, क्योंकि उस समय हाहाकार मचने लगा था, काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगे थे। याद है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा था कितने तारीख को? 9/11 बोलते हैं ना, 9/11 मतलब 11/9, वहाँ उल्टा होता है, 11 सितंबर को गिरा था, है ना, 11 सितंबर को गिरा था, वहाँ उल्टा बोलते हैं। अपने यहाँ 9/11 मतलब 9 नवंबर, वहाँ 9/11 मतलब 11 सितंबर। तो ऐसे करके उस समय क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा वो वॉर्स, और वो जो क्या नाम था उस समय का, वो आतंकवादी लोग का, ओसामा बिन लादेन, और सारा चीज़ बहुत ज़्यादा लगता ना, ट्रैप में जा रहे थे सब लोग। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा सारे दुनिया को क्या देखना पड़ा, बोलो, डिप्रेशन देखना पड़ा। पर उसके बाद वापस रिकवरी स्टेज आया और इंडिया 2011-12 में वापस एक स्टेबल पोजीशन देखा। फिर 2014-15 और अभी तक कोई स्टेबल पोजीशन देख नहीं पा रहे हैं, जस्ट ड्यू टू नंबर 1 डिमोनेटाइजेशन, नंबर 2 जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, नंबर 3 कोविड-19 पैंडमिक। ठीक है, देखते हैं कब जाके वापस स्टेबल होता। अब बताओ, दिस वॉज वही बोल दिया आपको, द केंशियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन इज प्रेजेंटेड इन 3 मॉडल्स। क्या ये 3 मॉडल का नाम आप लोग को बताया? पढ़ेंगे प्लीज एक बार। नंबर 1 कौन सा मॉडल? 2 सेक्टर मॉडल, जिसमें कौन कौन है? हाउस होल्ड एंड कौन? बिजनेस सेक्टर यानी फर्म्स। नेक्स्ट 3 सेक्टर में कौन कौन आ जाएगा? हाउस होल्ड, बिजनेस और गवर्नमेंट। और लास्ट 4 सेक्टर में कौन कौन आ जाएगा बताओ? हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। यही बात आपको जिस्ट में समझा दिया, तो अब आप क्या है वो अपने आंख के आगे भी एक वो फ्लो समझ पा रहे होंगे। Before we attempt to explain the determination of income in each of the above model, it is pertinent that we understand the concept of circular flow in an economy, which explain the functioning of the छोड़ो ना of the economy, बकवास लगता है हमको ये सब टर्म, सीधा बोल देता फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी, फंक्शनिंग, ये कोई टर्म होता है? We will be at equilibrium if, क्या लिखा हुआ है पढ़ो, we will be at equilibrium if, क्या लिखा हुआ है पढ़ो, एक्चुअल आउटपुट यानी क्या? वाई। एक्चुअल आउटपुट मतलब नेशनल इनकम, क्या वाई मतलब क्या? नेशनल इनकम ना, इज इक्वल्स टू क्या? प्लैंड, एग्रीगेट डिमांड नहीं, वर्ड आगे क्या है? प्लैंड मतलब समझे, वो फुल एम्प्लॉयमेंट वाला। प्लैंड मतलब क्या? वो फुल एम्प्लॉयमेंट वाला। बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम कहां आना चाहिए? जहां मेरा नेशनल इनकम किसके बराबर है? अंडर वो फुल एम्प्लॉयमेंट का जो वो प्लैंड क्या है? अग्रीगेट डिमांड। एक मिनट, सप्लाई के बारे में क्यों नहीं बात की? वो बॉटल नेक पहुंच चुका है। अब सिर्फ नेशनल इनकम किस पे डिपेंड कर रहा है? एडी पे डिपेंड कर रहा है, और वो भी कौन सा एडी? प्लैंड एडी। समझ में आया वर्ड? नेक्स्ट, कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड डिपेंड्स अपॉन व्हाट? करेक्ट, डिस्पोजेबल इनकम। जैसे मैंने बोला, जो भी कंजम्पशन होगा वो किस पे डिपेंड करता है? डिस्पोजेबल इनकम। यानी अल्टीमेटली मैं बोलूं सी मतलब कौन सा एलिमेंट? याद है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ योर 2 सेक्टर इकोनॉमी, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ, क्या लिखे? इज अ फंक्शन। फंक्शन मतलब डिपेंड करता है किस पे? अभी आपने बोला किस पे? बोलो, डिस्पोजेबल इनकम पे। किस पे? डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब मैंने नोटेशन क्या बनाया? वाई डी। वाई मतलब नेशनल इनकम और डी लगा दिया तो डिस्पोजेबल इनकम। क्या डन है बात? एक बात बोलूं, जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन बढ़ेगा। ऑब्वियसली मतलब मेरे खर्चा ज़्यादा करूंगा मतलब मैं कंजम्पशन ज़्यादा कर रहा हूँ। यानी क्या इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है? क्या रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है, या इस तरीके से कोई भी फंक्शंस लिखा जाता है। ये मैथ्स की थोड़ी बातें हो गई कि भैया फंक्शन ब्रैकेट में क्या कोई भी एलिमेंट और प्लस या माइनस से डिनोट होता है कि वो इनवर्स रिलेशन है कि डायरेक्ट रिलेशन। ऑन दी अदर एंड ऐसे भी लिखा जाता है, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई डी। सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई डी। अच्छा, फॉर सिंप्लिसिटी वी यू अज्यूम, देखो क्या लिखा है, फॉर सिंप्लिसिटी वी अज्यूम राइट नाउ क्या? YD इज इक्वल्स टू व्हाट? नेशनल। ये 2 सेक्टर में एक बार, 3 सेक्टर में ऐसा नहीं होगा क्योंकि टैक्सेस आने लगेंगे तो चेंज होने लगेगा। बट अभी क्या अज्यूम कर रहे हैं?
बोलो सिंप्लिसिटी के लिए YD ही Y है, इस वजह से ये लोग देखो YD की जगह यूज क्या किया साइन Y, बट अपने बगल में क्या लिखेंगे YD वाला लाइन भी, ये वाला पार्ट आप उतारेंगे बगल में, असली में ये है। वो तो सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए कैंशन क्या किया, YD को Y लिखने लग गया, बट अपने क्या लिखेंगे, C इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम विच इज रिटन एज लाइक दिस, यानी डायरेक्ट रिलेशन। और वही चीज को नीचे समझाया है, इफ व्हाट Y increases then of course C will increase। क्या क्रिस्टल क्लियर है फर्स्ट पैरा, यानी फर्स्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंशन। मस्त टॉपिक है एकदम, ठीक है, 1 मिनट भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई थ्योरी पढ़ रहा है। तो सबसे पहला सेक्टर क्या दिख रहा है सबको, देखिएगा 2 सेक्टर इकोनॉमी, जिसके अंदर पहला लाइन क्या लिखा हुआ है अंदर देखो, 1 2 सेक्टर इकोनॉमी विदाउट व्हाट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। यानी क्या बोलना चाह रहा हूँ, यानी क्या बोलना चाह रहा हूँ, जितना प्रोडक्शन हुआ उतना ही कंजम्पशन हो गया। देखो वही लिखा हुआ है क्या नीचे, एक बार नीचे देखो, जगह जो छूटा मैं लिखवा रहा हूँ उसमें, ये क्या लिखा हुआ है, वी विल बी एट इक्विलिब्रियम इफ क्या, टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू टोटल कंजम्पशन। यानी एक लाइन लिख रहा हूँ देखना तो, y इज इक्वल्स टू सी, कैसा लगा ये लाइन, y इज इक्वल्स टू सी, और कुछ है ही नहीं दुनिया में, y इज इक्वल्स टू सी, जो भी सप्लाई है और डिमांड है बराबर है। सप्लाई कहाँ से डिनोट हो रहा है, y से, और c क्या है, एग्रीगेट डिमांड। यही तो अपने बोले कि y इज इक्वल्स टू प्लैंड AD उस समय ऊपर, अभी यही तो था, y इज इक्वल्स टू प्लैंड AD। एक बार बताना वापस ऊपर आके, 2 सेक्टर इकोनॉमी में AD क्या हो गया, जल्दी से बताओ, वेरी गुड C। 3 सेक्टर इकोनॉमी में AD क्या हो गया, C, और बोलो 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 गवर्नमेंट। यानी 2 सेक्टर इकोनॉमी में या तो C होगा, या तो अगर कुछ सेविंग्स है मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी है। एक हो गया सिर्फ कंजम्पशन है, और एक हो सकता है 2 सेक्टर इकोनॉमी में कंजम्पशन के साथ साथ कुछ सेविंग्स है यानी कुछ इन्वेस्टमेंट्स है। तो या तो AD इज इक्वल टू C, या तो AD इज इक्वल टू C प्लस I। इन विच सेक्टर, 2 सेक्टर। इन 3 सेक्टर C प्लस I प्लस G, एंड इन 4 सेक्टर AD इज इक्वल। ये तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ बात है ना, बट देखो हर सेक्टर का AD क्या होता है लिख के रखो। 2 सेक्टर इकोनॉमी का 2 हो सकता है AD, डिपेंड्स अपॉन वेदर देयर इज सेविंग्स और नॉट। जैसे अपने 2 का A अभी पढ़ रहे हैं ना, पहला पॉइंट विदाउट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। प्लीज ऊपर जाके लिखोगे, 2 सेक्टर मॉडल के बगल में AD का 2 वैल्यू हो सकता है, क्या क्या, या AD इज इक्वल टू C, या AD इज इक्वल टू बोलो C प्लस I, डिपेंड्स अपॉन वही सेविंग हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट 3 सेक्टर इकोनॉमी में क्या लिखोगे, AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G, और 4 सेक्टर इकोनॉमी में AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। डन, लिख लिए ऊपर सब कोई, नीचे आते हैं वापस से। तो जल्दी से बताना ये वाला बात समझ में आया, अगर टोटल प्रोडक्शन टोटल कंजम्पशन के बराबर है, इट मीन्स y इज इक्वल टू C, दैट इज माई y इज इक्वल टू AD। ऊपर जो जगह छोड़ा वो ही सर्कुलर फ्लो बनाने के लिए छोड़ा, कौन सा बताओ तो, जो आपने फर्स्ट टाइम बनाए थे। चलो बनाना स्टार्ट करो सबको। यहाँ बनाओगे H और यहाँ बनाओगे F, वही तो अभी आएगा, नहीं जरूरी है, अगला पॉइंट ही वही है, जरूरी नहीं है। अभी मान रहे हैं, चलो मान लेते हैं बराबर है, फिर आगे पढ़ेंगे नहीं होगा बराबर। बनाओ, प्रोडक्शन फर्म कर रहा है, हाउस होल्ड तो उनको सर्विसेज दे रहा है ताकि वो प्रोडक्शन कर सके। हाउस होल्ड्स क्या कर रहे हैं, 4 फैक्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट फर्म्स कैन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। जल्दी से बताना क्या लिखोगे, क्या हो रहा है बताओ यहाँ पे, क्या क्या, एक लाइन बनाओगे जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, और एक लाइन बनाओगे जो यहाँ से यहाँ आ रहा है। ये जो पर्पल वाला लाइन है, तो बताओ ये कौन सा लाइन है, ये प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोवाइड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वही जो अपने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जानते हैं ना वही। और जो आ रहा है वापस वो क्या है बताओ, हाँ फैक्टर पेमेंट्स या फैक्टर इनकम, लिख लो फैक्टर पेमेंट्स या फैक्टर इनकम। डन, फैक्टर पेमेंट्स या फैक्टर इनकम लिख लो फटाफट।
हो जाए तो बताना। नीचे क्या होगा अगेन? यहां से गुड्स एंड सर्विसेज जाएगा और यहां से पैसे उसके बदले मिलेंगे। ये क्या हो रहा है? प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। और यहां क्या हो रहा है? पेमेंट फॉर गुड्स एंड। लिख लिए? जल्दी से बताना। ये जो हम एरो बनाया, दोनों एरो को सिग्निफाई करना है मेरे को कलर से, जो अलग अलग कलर किया। बताओ तो। ये जो ये वाला है, यानी क्या आप कलर बोलते हैं इसको, बेबी पिंक जो भी बोल लो। ये जो पिंक कलर है, पिंक पर्पल बोले, सिंपल बोले, मैजेंडा फैजेंडा नहीं बोलोगे ना? इंडिगो मैजेंडा हमको नहीं आता है। तो ये जो पर्पल कलर और जो एक पिंक कलर है, ये पिंक कलर कौन सा फ्लो है? दिस डिनोट्स मनी फ्लो। सर हम लोग का तो दोनों सेम हो गया था, तो तुम लोग एक काम करना चाहिए था मालूम, वो डॉट 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 देना चाहिए था, या अब हाईलाइट कर दो, दूसरा पेन से कर दो, नहीं तो वहीं लिख लो ना भाई, एरो देके, इतना क्या तुम। और ये कौन सा है? इन लोग के पास 25 कलर है, आप ले सकते हो यहाँ पे। कम से कम मिला के ये पूरा ग्रुप के पास 25 कलर्स है। इतना हम जानता ही नहीं है नाम ही। जल्दी आओ, यहाँ क्या है? चलो रियल फ्लो। हाँ, पर्पल एंड पिंक, थैंक यू सो मच, हमको नहीं पता था। इंडिगो मैजेंडा, वाह। बेबी पिंक, इसको बेबी पिंक बड़ा मजा है। बेबी पिंक थोड़ा लाइट होता है। हाँ, नेक्स्ट। एसी बंद कर दे। ये दोनों चल रहा है तो सब ठीक। चलिए 16 डिग्री पे चल रहा है। कश्मीर बना दिए। हो गया यहाँ। गर्मी लगेगा। चलो आओ, देखो नेक्स्ट हेडिंग। एवरीबडी हो गया? बना लिए? ओ मुन्ना लोग बना लिए? ओ बहुत सुंदर है ना, मतलब देख देख कॉपी देख इसकी। नंबर 2, ड्राइंग बुक बना रही है। नंबर 2 पढ़ो, प्लीज पढ़ो, हो चुका, एकदम इजी टॉपिक है। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? ओ माय गुडनेस, क्या आया? 2 सेक्टर इकोनॉमी विथ। अच्छा, अब चलो मैं इसको पहले नीचे बनवाता हूं। जल्दी से बनाना स्टार्ट करो। हाँ आप दो कलर, हाँ। ये कौन था? हाउस होल्ड। ये कौन था? फर्म्स। हाउस होल्ड फर्म्स को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये इनको बनाओ वापस से। अब लिखो मत भले ही, रेफर अबव, मालूम है हमको तुम लोग कैसा ढीठ आदमी है, नहीं लिखेगा। हाँ रेफर अबव। जब यहाँ क्या हो रहा है? ये इससे यहाँ आ रहा है, और ये इससे। नहीं लिखोगे आप लोग एकदम, मतलब हमको मालूम है ना। बस एरो सही बनाना ना, कौन सा एरो कौन सा के तरफ। बन गया? अब क्या हो रहा है मालूम? कौन सा कलर यूज करूं, बस इतना बता दो। पागल, अबे हमको मनी फ्लो ही दिखाना है, तुम लोग को बस मतलब कलर ही यूज करवाना है। अबे हम इन दोनों में कौन सा यूज करें पूछ रहा है, बोलता है ब्लैक करिए, बेबी पिंक कीजिए, एकदम मतलब ब्लैक कहां से तुम। अरे भाई हम तो पूछ रहे हैं इन दोनों में कौन सा कलर यूज करें। तो ऑब्वियस सा बात है ना। अब हम क्या दिखा रहा है, क्या दिखाने का कोशिश करेगा? सेविंग और क्या? इन्वेस्टमेंट। वो दोनों क्या है? ओनली मनी फ्लो। क्या है? ओनली मनी फ्लो। मनी फ्लो आप लोग ऊपर किस कलर को डिनोट किए थे? पिंक को। तो मैं देखो क्या कर रहा हूं। जब
एकदम पगला लोग है। लिखो आप पूरा कैपिटल मार्केट। वेरी गुड खुशी, पिंक। एक जन पढ़ रहा है और आप लोग सब बदतमीजी कर रहे हैं। बीच वाला तो नाम वो एक्चुअली हाउस होल्ड और फर्म्स भी पर्पल से बनाया है इसी। तुम जो जिससे बनाना है बनाओ, डोंट डिस्टर्ब। बताओ ये जो हाउस होल्ड से सी के पास जा रहा है सीएम, ये क्या है से? और ये जो इधर से इधर आ रहा है। अच्छा एक बात बताना, ऊपर एडी वॉज इक्वल्स टू वाई, कैसे? बिकॉज प्रोडक्शन वेयर इक्वल्स टू कंजम्पशन। क्या यहां एडी और वाई सेम होगा? बिकॉज नाउ वाई इज नॉट इक्वल्स टू, बोलो क्या, कंजम्पशन। कारण कुछ कंजम्पशन कम कर रहे हैं हाउस होल्ड्स, और वो क्या कर ले रहे हैं। तो इस चीज को बराबर करने के लिए फर्म्स क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट्स। फर्म क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट। प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। फर्म्स इन्वेस्टमेंट करेंगे मतलब लोन लेंगे, उल्टा बात होता है। फर्म्स करेंगे मतलब फर्म्स क्या कर रहे हैं? कैपिटल मार्केट से पैसा उठा रहे हैं, यानी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अटपटा लगेगा, उपाय नहीं है। क्या डन है बात आप लोगों को? अगर इक्विलिब्रियम लाना है दुनिया में, बताओ क्या क्या बराबर होना पड़ेगा? अगर वापस से इक्विलिब्रियम लाना है तो क्या किसके बराबर होना चाहिए? जितना फर्म्स इन्वेस्ट कर रहा है वो उतना ही होना चाहिए जितना हाउस होल्ड सेविंग किया था, तब तो जाके वापस बात बराबर हो जाएगा। तो लिखो नीचे वही लिखा हुआ है क्या? एट इक्विलिब्रियम पॉइंट डैश इज इक्वल्स टू डैश, दिखा, सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट्स। आप पूरा लिखेंगे हाँ, एस का बात और आई का बात, होपफुली। मतलब एस क्या है, फुल फॉर्म लिखेंगे। सीएम का भी फुल फॉर्म लिख रहे हो तो ममता बनर्जी मत लिख के आ जाना, जल्दी बताओ। हाँ योगी आदित्य, अपने योगी वाले है ना। अभी हम जा रहा था रास्ता में, जब अविनाश के शादी में, तो हम वही देखा यार, इलाहाबाद कब आएगा, इलाहाबाद कब आएगा। देखा इलाहाबाद रास्ते में ही नहीं है, नहीं तो उसका नीलम बोल के एक रेस्टोरेंट है बहुत बढ़िया हुआ, उससे मंगवाते। फिर बाद में जब क्रॉस हो गया पता चला प्रयागराज नाम था। हम बोला रही ये योगी आनंद जो खेला रहा है हम लोग के साथ, प्रयागराज नाम रख के। आते वक्त हमको ध्यान था तब ये बात, बट रात को 2 बजे आया प्रयागराज। उसको फोन किए हम, बोला भैया बस करिए, रात को 2 बजे आप ये सब खाएंगे। बोला ठीक है छोड़, वो नहीं मिल रहा था, 10 बजे तक ऑर्डर लेता। तो बोला हटाओ। इक्विलिब्रियम पॉइंट, रात को 2 बजे तक हम जगा कि उससे ऑर्डर करेंगे, फिर पता चलता है बोलता भैया हम लोग 2 बजे ऑर्डर नहीं देते। फिर अगले दिन पिज्जा मंगवाया इसलिए। आओ क्या लिखा हुआ है? एस और आई। एस से जो सीएम में जा रहा है वो सेविंग, और सीएम से जो फॉर्म के बाद जा रहा है वो इन्वेस्टमेंट। इक्विलिब्रियम तब हो जाएगा जब एस इज इक्वल्स टू आई। क्या दोनों तरफ हम सीसी ऐड कर सकते हैं? एक ही चीज दोनों तरफ ऐड कर सकता है मैथमेटिकली। मैं दोनों तरफ सी और सी ऐड कर रहा हूं, तो देखो ये क्या बना, सी प्लस एस, और ये क्या बचा, सी प्लस आई। आपको पता है सी प्लस एस इज नथिंग बट वाई। सी प्लस एस इज नथिंग बट वाई, नेशनल इनकम। या तो वो कंजम्पशन किया है या तो वो सेविंग्स किया है। एंड सी प्लस आई इज एडी, ऊपर नोट किए थे याद है, एडी वॉज सी प्लस आई टू सेक्टर इकोनॉमी में, यानी y इज इक्वल्स टू प्लान एडी आ गया, इक्विलिब्रियम आ चुका है। लिखेंगे बगल में y इज इक्वल्स टू एडी, y इज इक्वल्स टू एडी, y इज इक्वल्स टू एडी। नीचे s इज एन, इज अ, बताओ s इज अ लीकेज एंड I is an injection। अच्छा S क्यों लीकेज है और I क्यों इंजेक्शन है, क्लियर है ना मीनिंग? हाँ, इसके कारण नेशनल इनकम गिरता है और I के कारण नेशनल इनकम बढ़ता है। लिख सकते हो लीकेज इज, लिखो यहाँ नीचे, लीकेज मीन्स व्हेन Ni decreases, leakage means when Ni decreases, and injection means when leakage means when Ni decreases and injection means when Ni increases। वैसे वो बात यहाँ लिखा हुआ था, देखो तो इफ 2 पॉइंट पढ़ो,
जो लास्ट पैरा है इस पेज का, पेज नंबर 31 का, क्या लिखा हुआ है? अगर एस ज्यादा होगा, आई कम होगा, तो मतलब नेशनल इनकम गिरा हुआ है। और अगर वही एस क्या होगा बताओ, कम होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुआ है, तो मतलब नेशनल इनकम दुनिया में बढ़ा हुआ है, इक्विलिब्रियम पे नहीं है। दोनों ही चीज खराब है। हमको क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम स्टेट। यहां क्या हो रहा है? या तो कम है या तो ज्यादा है। अगर एस इज ग्रेटर देन आई तो ये, अगर एस इज लेस देन आई तो ये, क्योंकि सी और सी तो दोनों बराबर ऐड किए थे दोनों तरफ, तो डिपेंड किस पे कर रहा है? एस और आई पे। बोलो डन हो रहा है क्या बात? नीचे देखो क्या लिखा हुआ था बात, ऑफ द टू कंपोनेंट्स, पढ़ना क्या लिखा हुआ है? ऑफ द टू कंपोनेंट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी क्या? सी अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी। करेक्ट। सबसे ज्यादा पोर्शन जीडीपी का कौन कंप्रोमाइज, मतलब पूरा योगदान देता है अपने को? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड जो कंजम्पशन करते हैं, दैट इज द मोस्ट मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द नेशनल इनकम। तो सी सबसे बड़ा पोर्शन होता है। इन अ सिंपल इकोनॉमी द वेरिएबल आई इज अज्यूम्ड टू बी डिटरमाइंड एक्सोजेनसली एंड कांस्टेंट इन लॉन्ग रन। क्या बोला? शॉर्ट रन, सॉरी, शॉर्ट रन में क्या मान रहे हैं? आई क्या रहेगा? कांस्टेंट। यानी आई के ऊपर एक साइन आया बार का, बोल रहा है सब चीज सी पे डिपेंड करेगा, और आई एक तरीके का हमेशा से फर्म्स के लिए क्या है? कांस्टेंट बात। बोलो बात समझ में आ रहा है? सी क्या हो गया वापस से बताओ? कंजम्पशन। और आई को क्या मान लिया ये लोग? कांस्टेंट। तो मैं देखो नीचे शॉर्ट रन का एग्रीगेट डिमांड फंक्शन को क्या ऐसे लिख सकता हूं? अभी ऊपर लिखे थे AD इज इक्वल टू सी प्लस आई, बट अब आई के माथे में देखो एक चीज डाल दिया, बार। बार का मतलब उसको कांस्टेंट मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? आई को कांस्टेंट। शॉर्ट रन में मान रहे हैं आई एक कांस्टेंट वैल्यू ही लेगा। ठीक। नंबर थर्ड पॉइंट को स्टार मार्क करेंगे, जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा। स्टार मार्क करेंगे। हाँ, लीकेज फर्म साइड से भी होगा ना, जब वो टैक्स पे करेगा वो आएगा 3 सेक्टर इकोनॉमी में। अभी नहीं हो, 2 सेक्टर में नहीं। लीकेज का कारण सिर्फ हाउस होल्ड है, क्योंकि वो कंजम्पशन कम है, और कोई कारण नहीं। दो ही है, या एक ही लीकेज है और एक ही इंजेक्शन। 3 सेक्टर इकोनॉमी में बढ़ जाएंगे लीकेज भी, बढ़ जाएंगे इंजेक्शन। ठीक है, पहले बोलो डन है यहां तक बात? प्लीज बातचीत नहीं, हमको मजाक पसंद नहीं है। हम 3-4 दिन से देख रहे हैं आप लोग मजाक कर रहे हैं, कुछ बोलता नहीं है। नंबर 3 जल्दी से आएंगे, क्या लिखा हुआ है? ये बात अगर मेरे से समझना है तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पहले समझाऊंगा, फिर पढ़ाऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। इसके लिए मेरे को ना ये खाली पन्ना एक बार चाहिए, आप मत लिखना कुछ, पहले सुनना। एक इंसान जितना पैसा कमाता है उसमें से कुछ खर्चा करता है और कुछ सेविंग्स करता है। ओके, आपको मालूम है यदि उस इंसान का इनकम 0 भी है तो भी देयर कैन बी सर्टेन लेवल ऑफ कंजम्पशन। कैसे? गलत और गलत। हाँ, मतलब क्या? भीख। क्या बोले हम? भीख। एक्चुअली में वही बात कर रहा हूं मैं, यानी देयर इज सम ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या वर्ड बोले? देयर इज सम ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यानी चाहे कोई भी लेवल हो, चाहे 0 भी कमा रहा हो एक आदमी, तो भी वो कुछ तो खाएगा भाई, खाली नहीं पेट सोता है कोई, कुछ ना कुछ तो वो कंज्यूम कर ही रहा है। सर पॉसिबल कैसे बिना कमाए? भीख। फ्री में कुछ मिल रहा है उसको। हाँ हाँ, तुम लोग को सब फ्री में ही मिल रहा है, तुम लोग क्या कमा के अपने को दे रहे हैं, ठीक कि नहीं? बट हाँ, आप लोग अगर रेस्टोरेंट में जाके पैसा दे के खा रहे हो तो ठीक, जाके खा के निकल जा रहे हो या नहीं दे रहे हो तो बात अलग, फ्री में खा रहे हो, ठीक है ना? आप लोग जैसे लोग कर सकते हैं सब काम, हम जैसे लोग नहीं करते हैं। छोड़ो सब बात, हम लोग कभी फ्री में नहीं खाए हैं, हटाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। शादी वादी में बहुत बार ब्रीच किए, बहुत बार। कौन सा? जल्दी आओ। y इज इक्वल टू 0 का मतलब चाहे आदमी कुछ भी ना कमा रहा हो फिर भी देयर इज अ कांस्टेंट अजम्पशन, मिनिमम कांस्टेंट कंजम्पशन, सॉरी, जो कोई ना कोई तो कर ही रहा है। लेट इट बी ए, लेट इट बी ए। क्यों? नाम क्या था? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। लेट इट बी ए।
इसके अलावा जैसे जैसे y बढ़ेगा, प्लीज ध्यान से समझना है टॉपिक, जैसे जैसे y बढ़ेगा, y 1 रुपया होगा, 2 रुपया आएगा, 10 रुपया आएगा, 50 रुपया आएगा, 100 रुपया आएगा, जैसे जैसे ये y बढ़ेगा क्या कंजम्पशन भी बढ़ने लगेगा? क्या जरूरी है जितना से y बढ़ेगा उतना से ही कंजम्पशन बढ़ेगा? बट हाँ ये तो पक्का है बढ़ेगा। कैसा लगा ये बात? वापस से c वॉज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ y, c वॉज अ, मैंने ये लाइन इसलिए पहले बोला जैसे जैसे y बढ़ेगा c पक्का बढ़ेगा, बट जरूरी नहीं है पूरा बराबर बढ़े, बराबर प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा, बट पूरा बराबर बढ़े। बराबर बढ़े मतलब y अगर 1 से बढ़ेगा तो जरूरी नहीं है कंजम्पशन भी 1 रुपया से बढ़ेगा, y अगर 10 रुपया से बढ़ेगा तो जरूरी नहीं है कंजम्पशन भी, जरूरी नहीं है कंजम्पशन भी 10 रुपया से बढ़े, 10 या 10 से कम भी हो सकता है। कम हो रहा है मतलब उसका कोई प्रोपोर्शनेट हिस्सा ले रहा है, क्या ले रहा है? कुछ प्रोपोर्शनेट हिस्सा ले रहा है, एकदम बराबर नहीं है। बोलो बात समझ में आ रहा है? लेट दैट प्रपोर्शन बी बी, लेट दैट प्रपोर्शन बी बी, और प्रपोर्शन मतलब से फॉर एग्जांपल 80%, कितना बोले? मैक्सिमम कितना हो सकता है ये? 100%, और मिनिमम 0%, करेक्ट? तो मैं एक ऐसी रैंडम एग्जांपल लिया, कितना? 80%, मतलब समझ लो मेरा y पहुंच गया 10 रुपया, तो मैं और कितना खा रहा हूं? 10 का 80%, 8 रुपया। ये 10 का 80% निकाल ले, और मैं इस 80% को क्या बोला? b, और ये 10 रुपया क्या था? y, तो मैं यहाँ बी वाई लिख सकता हूँ। तो कंजम्पशन इज a प्लस क्या? बी वाई। वापस से सोचते हैं, a क्या था? मतलब चाहे नेशनल इनकम 0 है फिर भी देयर इज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है? उसके बाद जैसे जैसे y बढ़ेगा, बोलो 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 बोलो, जैसे जैसे y बढ़ेगा c बढ़ेगा, डिपेंड्स अपॉन कितना प्रोपोर्शन हम अपना इनकम का खर्चा कर रहे हैं। अगर ये बात क्लियर है, देखो मैं किस तरीके से अब इस बात को वापस लिखता हूं, मजा आ जाएगा अगर क्लियर होगा तो। यहां क्या चल रहा था? यहां क्या चल रहा था सर? अपने क्या नापते हैं बताओ? y, और यहां मैं नाप रहा हूं c एंड y। क्या बोला? c एंड y। पहले सिर्फ c नापते हैं। y जब 0 है, स्टार्टिंग पॉइंट बताओ c का, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, ट्राई लो, आप राइट होंगे। अब आपको लॉजिक समझ में आ गया। हल्का सा ऊपर होगा क्या? क्यों? अभी आप बोले चाहे y 0 हो, देयर इज सम ऑटोनॉमस कंजम्पशन, वो फिक्स्ड कंजम्पशन हो गया a। याद करो जब अपने बचपन में मैथ्स पढ़ते थे, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c बोल के एक वैल्यू होता था। c वॉज दी वैल्यू जहां वो उसको काट रहा है, y एक्सिस को काट रहा है, यानी वो कांस्टेंट वैल्यू है। अभी अपने भी वही देख रहे थे, क्या? c अपने लिए y c है, हाँ, कंजम्पशन फंक्शन, और ये c अपने लिए a था, प्लस क्या बोले थे? बी वाई। y मतलब जो x एक्सिस पे है, और m मतलब उसका स्लोप। कैसा लगा बात? उसका स्लोप, यही बोलते थे, किस प्रपोर्शन से इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं उस लाइन को बनाऊं तो ये अगर ये है तो दिस इज द ग्राफ फॉर c विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। स्लोप को आप एक चीज से समझते थे, मालूम? स्लोप मतलब एंगल ऑन एक्स एक्सिस, मतलब अगर इसको मैं कंटिन्यू करूं तो इस एक्स एक्सिस पे जो ये एंगल बना रहा है उसी को स्लोप बोलते हैं। स्लोप इज नथिंग बट 2 पॉइंट का चेंज डिवाइडेड बाय 2 पॉइंट का चेंज। ध्यान आ रहा है? चेंज इन y बाई चेंज इन x को स्लोप बोलते थे, चेंज इन y बाई चेंज इन x को स्लोप बोलते थे, डेरिवेटिव्स में भी और नॉर्मल इक्वेशन चैप्टर में भी। अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो चेंज इन 2 पॉइंट्स y2 माइनस y1 करते थे, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, और वहीं डेरिवेटिव में dy बाई dx बोलते थे। दोनों मतलब एक ही है, वो एक ग्राफ का बनाता है, ये एक स्ट्रेट लाइन का बताता था। चलो कोई बात नहीं, अगर ज्ञान भूल भी गए हो कोई बात नहीं। तो बताओ ये जो कर्व बना y एक्सिस में क्या है? ये जो लाइन है y एक्सिस में क्या है? c। x एक्सिस में क्या है? b का वैल्यू बता सकते हो? चेंज इन c बाई चेंज इन y। कैसा लगा बात? चेंज इन c बाई चेंज इन y। वापस से स्लोप क्या होता है? b। ये b क्या है? स्लोप है, तो स्लोप का वैल्यू क्या होता है? चेंज इन y एक्सिस बाई चेंज इन x एक्सिस, चेंज इन y बाई चेंज इन c। अरे भाई यहाँ y c है, y एक्सिस बोला,
वाई एक्सिस में क्या ले रहे थे सी, एक्स एक्सिस में क्या ले रहे हैं नेशनल इनकम। तो चेंज इन कंजम्पशन बाई चेंज इन नेशनल इनकम इज कॉल्ड बी। एक मिनट, चेंज इन कंजम्पशन बाई चेंज इन नेशनल इनकम का मतलब, इंग्लिश में थोड़ा बोल रहा हूँ या हिंदी में थोड़ा बोल रहा हूँ, अगर 1 रुपए से नेशनल इनकम बढ़ता है तो सी कितना से बढ़ता है। अगर 1 रुपया से नेशनल इनकम बढ़ता है तो सी कितना से बढ़ता है। जैसे कि मेरे एग्जाम्पल में मैंने जैसी 80% बोला, तो मैं बोलूं अगर 1 रुपया से वाई बढ़ता है तो कंजम्पशन 0.8 से बढ़ता है। जैसे आपने बोला अगर 10 रुपया से वाई आ जाए बढ़ जाए, तो आपने बोला था 8 रुपया से कंजम्पशन बढ़ जाएगा। यानी अगर 1 रुपया से वाई बढ़ता है तो 0.8 से, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या चांस है कि हम अपना कंजम्पशन का यूज करते हैं, मेरे किसका, नेशनल इनकम, मेरे इनकम का हम कितना पोर्शन कंज्यूम कर रहे हैं, उसको क्या बुलाते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी मतलब मेरी इच्छा, मेरी इच्छा क्या है कि मैं 1 रुपया कमाता हूं तो उसका कितना पोर्शन मैं कंज्यूम करना चाहता हूं और कितना पोर्शन मैं सेव करना चाहता हूं। तो अगर 1 रुपया का 0.8 बोला, यानी 0.8 इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू, कोई बोल सकता है, हेंस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना हो गया, 0.2, बाकी का 20%, बाकी का 20%। 80% अगर कंजम्पशन है तो 20% हमेशा सेविंग रहेगा, और उस वजह से ये ग्राफ ऐसे है। बोलो लॉजिक क्लियर हो रहा है एवरीबॉडी? इसको क्या बुलाते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का लॉजिक। ए क्या था, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। बी क्या है, स्लोप, यानी क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, विच इज नथिंग बट चेंज इन सी बाई चेंज इन वाई। ऐसा लगा बात, चेंज इन सी बाई, यानी 1 रुपया वाई बढ़ने से सी कितना से बढ़ता है। क्या ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कभी भी 1 से ज्यादा हो सकता है, या 1 होगा या 0 होगा, या 1 होगा या उनके बीच में होगा। अच्छा, अगर 1 है इसका मतलब जितने से वाई बढ़ रहा है उतने से ही सी बढ़ रहा है, यानी सेविंग 0 है। कैसा लगा ये बात, सेविंग्स। तो ये वही विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला दुनिया हो गया, जहां सेविंग्स क्या है, जहां सेविंग 0 है, इसका मतलब दोनों बराबर है, करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट, जहां पे यही चीज कम होगा, सेविंग्स की जगह आएगा तो इन्वेस्टमेंट्स भी आने लगेगा, ठीक। तो अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इट इज डिनोटेड बाई बी इज 1, it means marginal propensity to save is 0. Vice versa, if consumption is 0, इसका मतलब सेविंग्स इज 1। 1 रुपया वाई बढ़ने से पूरा का पूरा 1 रुपया सेविंग करते हैं, कुछ भी हम कंज्यूम, बिट अब्सर्ड बट मैथमेटिकली ये दोनों वैल्यू पॉसिबल। यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लाइज बिटवीन 0 to 1 inclusive of 0 and 1, and hence marginal propensity to save also lies between 0 and 1 inclusive of 0 and 1। दोनों एकदम इनवर्स केस हो गया एक दूसरे का। अब अगर ये बीच में है, यानी वो 80 तो ये 20, वो 70 तो ये 30, वो 50 ये 50। बोलो लॉजिक क्लियर है? यानी MPS या MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू, सारे मीनिंग क्लियर। चलो, अगर ये बात समझ में आया, ऊपर आओ वापस। क्या, परसेंटेज नहीं, हाँ वही प्रपोर्शन में रहेगा, 100% या 0%। परसेंटेज तो 0 या 100 के बीच में होगा इस केस में, ठीक है। जल्दी से बताना नंबर 3 पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अगर पढ़ पाओ तो। वेरी इंटरेस्टिंग। ये आपका इंस्टीट्यूट बुक से भी इतना बताया, और देखो हम जो अभी कहानी बताया उससे आपको बेस्ट समझ में आएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज, इसी को तो बोलते हैं चेंज, रेट ऑफ चेंज। वही तो आप लोग बचपन में पढ़ते थे, स्लोप का फॉर्मूला, रेट ऑफ चेंज इन वाई एक्सिस बाई रेट ऑफ चेंज इन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या नाप रहा था मैं, कंजम्पशन, और एक्स एक्सिस पे नेशनल इनकम। हेंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज नोन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, विच इज डिनोटेड एज चेंज इन सी बाई, लिख सकते हो आप एक तरीके से, क्या हो गया, स्लोप। स्लोप, अच्छा, स्लोप ऑफ विच ग्राफ, स्लोप ऑफ विच ग्राफ या स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, करेक्ट। तो कंजम्पशन वाले लाइन का ना, कंजम्पशन वाले लाइन का स्लोप। अरे वाई फंक्शन नहीं बोलते थे, वाई फंक्शन ऑफ एक्स होता है ना,
बोलो डन है। तो देखो इफ एमपीसी इज 0.8 एक्सप्लेन, वही चीज जो अब आप समझ चुके हो, मेरे को इससे समझाना था। बताओ अगर एमपीसी 0.8 है, इसका मतलब ₹1 नेशनल इनकम बढ़ने से यानी वाई बढ़ने से कंजम्पशन 0.8 से बढ़ेगा। लिखो इस बात को, इफ एक्सप्लेन के नीचे जो जगह छोड़ा हुआ है, इफ नेशनल इनकम इंक्रीजेस बाई, if national income increases by ₹1, then consumption increases by, अच्छा इंक्रीज ही होगा क्योंकि पॉजिटिव फंक्शन था, याद आ रहा है ना, ये मत बोलना उल्टा है, जल्दी से बताना। इफ नेशनल इनकम इंक्रीजेस बाई ₹1, देन कंजम्पशन इंक्रीजेस बाई ₹0.8। करेक्ट, लॉजिक क्लियर, पक्का। नीचे एक और चीज लिखना, यहाँ जगह छोड़ा है क्या मैंने वो, नहीं तो यहीं लिखो एक लाइन और बस, क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको किससे डिनोट करते हैं, बी से, लाइज बिटवीन 0 and 1, लाइज बिटवीन 0 and 1 इंक्लूसिव ऑफ, इसलिए मैंने इक्वल्स टू का साइन दे दिया। 0 है का मतलब है, 0 है का मतलब है कुछ कंजम्पशन नहीं है, पूरा का पूरा सेविंग है, और अगर 1 है का मतलब है कुछ सेविंग नहीं है, पूरा का पूरा कंजम्पशन। चलो वेरी गुड, इससे बेसी और कम एमपीसी हो नहीं सकता, ठीक है। नीचे पॉइंट नंबर 4 स्टार मार्क करो और पढ़ो, ये बात भी ऑलरेडी बता दिया गया। क्या नहीं लिखेंगे, अरे ये क्वेश्चन थोड़ी वो आएगा, मतलब यहां हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं, क्वेश्चन ये पूछेगा अगर एक्सप्लेन तो दोनों के लिए पूछेगा। यहां हम सिर्फ क्या हेडिंग देगा, एमपीसी, नीचे आएगा एमपीएस, इतना है एक्सप्लेन, वो तो आएगा ना, अभी तो हम सिर्फ एक एक करके पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है ना, ब्रह्मांड लिख लोगे, अब वही मैं चाहता हूँ, मतलब अच्छे से लिख के आ पाओगे। जल्दी ग्राफ भी बना देना उसके आगे। नंबर 4 प्लीज पढ़ेंगे, ये बताया था ना कि y अगर 0 है तो भी एक लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है जिसको क्या बुलाते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। हेंस एक इक्वेशन लिखा हूं मैं, बताओ क्या लिखा, जल्दी से बताना। हेयर a इज इक्वल्स टू व्हाट एंड b इज इक्वल्स टू व्हाट, हेयर a इज इक्वल्स टू व्हाट एंड b इज इक्वल्स टू व्हाट, सब कोई लिखेंगे प्लीज। बताओ, a का मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन, b का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एमपीसी। क्रिस्टल क्लियर। नीचे एक एग्जांपल दिया है, पहले लिख लो, a का वैल्यू और b का मतलब लिख लिया। ये जो एग्जांपल है जहां मैंने बोला ऑटोनॉमस कंजम्पशन अगर इतना है और एमपीसी अगर इतना है, देन C इज इक्वल टू, इक्वेशन बस जनरेट करो, C इज इक्वल टू, इक्वेशन बोलो, 500 प्लस 0.8y, कैसे बोलोगे, C इज इक्वल टू 500 प्लस 0.8y, वही जो अभी आपने बोला a प्लस बी वाई, है कि नहीं, 500 प्लस, अब आप कोई भी y बताओ, हम कोई भी c बताते हैं, तो ये लो आपको बता दिया एक ग्राफ। आप ये तीनों चीज जो जगह छोड़ा हुआ है भरो। पहले एक कॉलम भरना, हमेशा कॉलम वाइज जाना, रो वाइज मत जाना, पहले पूरा कॉलम भरो एक, यानी पहले सारा सी निकालो एट अ पर्टिकुलर वाई। सर कैलकुलेटर लाए नहीं है, लाना चाहिए, अब सम्स वम्स भी है आगे, हमेशा कैलकुलेटर कैरी करो, इकोनॉमिक्स के क्लास में भी काम आता है, बाय द वे अकाउंट्स तो रहता ही है उसके बाद, तो कैरी तो करना ही है। यहाँ 2 कैलकुलेटर हम छोड़ दिया था, ले लिए थे ना जिसका जिसका था। चलो जल्दी जल्दी सी का वैल्यू लिखेंगे सब, पहले सारा सी भरो, भर दिए, जल्दी से बताना पहला वाला सी, अगला
आ गया, ये सबका देखना था। एमपीसी का मतलब चेंज इन सी बाई चेंज इन वाई, पहला वाला एमपीसी। डैश दो, जीरो कभी मत देना, इट इज कॉल्ड अनडिफाइंड, दिस इज कॉल्ड अनडिफाइंड। सर क्यों अनडिफाइंड? वैल्यू बताओ तो क्या होता है? चेंज इन, बोलो, चेंज इन सी बाई, अरे चेंज कहाँ है, यहाँ तो पहला ही वैल्यू है। चेंज तो जब तक आप सेकंड पॉइंट नहीं दोगे हम नहीं बता पाते हैं। याद करो जब बचपन में भी सर एमसी या एमआर कर्व का ये वैल्यू लिखते थे, डैश देते थे या बोल देते थे अनडिफाइंड। तो ये गलती मत करना, जीरो इज नॉट अ वैल्यू, इट इज अ डैश, अनडिफाइंड। वी डोंट नो, वी विल नो इट फ्रॉम द सेकेंड लाइन। और सेकेंड लाइन में वी नो चेंज इन सी 740 माइनस 500 कितना, पहले बताओ 740 माइनस 500 कितना, 240 बाई 300 माइनस 0 कितना, 300, 240 बाई 300 निकालो 0.8, यानी वो तो हमेशा 0.8 ही होगा क्योंकि उसी तरीके से तो निकाले हैं। बट एक चीज वो नोटिस कर पा रहे हो तो चेंज इन सी बाई चेंज इन वाई, तो ये हो गया 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, कोई भी लेवल पे निकाल लो 0.8 ही रहेगा, बस पहला वाला डैश है, पहला वाला डैश। लास्ट, ये एपीसी क्या होता है सर? फुल फॉर्म सोचने का कोशिश करो तो। वेरी गुड, आर एवरेज परपेंसिटी टू कंज्यूम। सर क्या होता है ये एवरेज पर? ये चेंज नहीं, ये सिर्फ बताता है कितना कंज्यूम हुआ, कितने इन्वेस्टमेंट, कितने इनकम पे। तो दैट फॉर्मूला इज गिवन टू यू इन ब्रैकेट क्या, सी बाई वाई। वो चेंज इन सी बाई चेंज इन वाई नहीं है, क्या लिखा हुआ है, सी बाई वाई, मतलब कितना कंज्यूम किए कितने इनकम पे। इट इज कॉल्ड एवरेज में कितना कंजम्पशन हुआ। तो बताओ कंजम्पशन कितना था, 500 बाई अगेन व्हाट, वाई, ये भी क्या हो गया, अनडिफाइंड। टाइम्स में ऑब्वियसली ना, हर एक चीज ही तो यूनिट फ्री मेजर है ना, ये भी यूनिट फ्री है, ये भी यूनिट फ्री है, क्योंकि ये भी क्या है, टाइम्स में ही तो है, 0.8 टाइम्स, ये भी टाइम्स में आएगा क्योंकि रूपी रूपी कट रहा है। सिर्फ पहला वाला रुपीज में था, ये टाइम्स में है, ये भी टाइम्स में। जल्दी से बताना एपीसी कितना हुआ, 740 डिवाइडेड बाई 300, हाँ 2.467 टाइप्स। अच्छा ये क्या डिनोट कर रहा है, एक चीज समझ पा रहे हो कि मतलब 1 रुपए के इनकम पे इतना का कंजम्पशन होता है। ये वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नहीं है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, 1 रुपया बढ़ने से कितने का कंजम्पशन होता है। इसलिए मैंने ये बगल में करवाया, ये कहीं काम नहीं आएगा आपके आगे जाके, बट लोग इससे कंफ्यूज होते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी का मतलब अलग होता है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी का मतलब अलग होता है। अरे एसी और जैसे एमसी ग्राफ, ए आर एवरेज रेवेन्यू, और एक क्या लेते थे आप, मार्जिनल रेवेन्यू, वही तो चीज है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता था, चेंज वाला बात, एवरेज क्या होता था, टोटल बाय टोटल वाला बात, तो वही है। जल्दी से सारा वैल्यू निकाल लो। क्या पॉइंट किसके नीचे, नहीं समझ में आया मेरा तुम्हारा बात। जितना भी बढ़ जाए, बढ़ते बढ़ते तो ये बढ़ेगा ही, क्योंकि एक फिक्स्ड वैल्यू है हमेशा 500, है ना। ये कितना आ रहा है अगला वाला वैल्यू, कम क्यों आ रहा है, कम बताओ। वही फिक्स्ड एसी वाला ग्राफ जैसे होता है ना, कम, वो क्या है, वो ऐसे एफसी के कारण, क्योंकि एक फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा है, तो एवरेज कॉस्ट जैसे कम होते रहता है ना। क्यों होता है कम, वेरिएबल अपना इंक्रीज ले रहा है, बट फिक्स तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो शुरुआत में गिरता है। क्या समझ में आ रहा है बात आपको? बताओ ये कितना आएगा फिर अगला, 1.63, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। तो यही तो आपने देखा नीचे कि एमपीसी रिमेन्स कांस्टेंट एंड नंबर 2 एपीसी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन वाई। देखा ना, जैसे जैसे वाई बढ़ रहा है आपका एपीसी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये क्यों हो रहा है डिक्रीज, वही क्या हो रहा है बताओ, वाई जितना से बढ़ रहा है उतना से सी बढ़ नहीं रहा, इस वजह से एवरेज कंजम्पशन गिर रहा है, कारण आपने 0.8 से ही बढ़ा रहे हो। तो 500 तो कांस्टेंट हो गया, उसके बाद जो भी बढ़ रहा है वाई जितना से, उतना से आपका सी बढ़ नहीं रहा। तो ये दो कंक्लूजन हुआ कि एमपीसी रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट एंड एपीसी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन। डन है बात। नेक्स्ट ये वाला लाइन पढ़ना, वी नो y इज इक्वल्स टू व्हाट, c प्लस एस, करेक्ट, ये तो अभी बताया ही था। y क्या होता है, c प्लस एस। अच्छा तो क्या मैं बोल दूं s इज इक्वल्स टू y माइनस सी, देखते रहो और मेरा सुनो सिर्फ। y मतलब
सी मतलब वही तो बात हो गया, जितना इनकम हुआ बट कंजम्पशन किए कम, इस वजह से सेविंग्स हो रहा है। अच्छा, सी का इक्वेशन बताना तो, ए प्लस बी वाई, यही तो था सी का इक्वेशन, ए प्लस, हेंस एस इज इक्वल्स टू वाई माइनस ए माइनस बी वाई, हेंस एस इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस वाई minus by, hence s is equals to minus a plus y common 1 minus b. This minus a is called dash. माइनस a is called dash. अगर वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है तो ये ऑटोनॉमस सेविंग है। नेगेटिव ऑटोनॉमस सेविंग हो गई ना भैया, मतलब एट जीरो इनकम नेगेटिव सेविंग होता है। कैसे हो सकता है सर नेगेटिव सेविंग? वही तो बोले, भीख मांगे। यदि तुम भीख मांगे हो तो तुम बिना कोई सेविंग किए क्या कमा ले रहे हो? कुछ गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ कंजम्पशन कर दे रहे हो, इसका मतलब वो माइनस है। मतलब जैसे ऊपर में सी कितना था बताओ, 500 प्लस 0.8 वाई था। तो एक बार लॉजिकली बताना, अगर c इज इक्वल्स टू 500 प्लस 0.8 वाई, मैं बोलूँ s इज इक्वल्स टू माइनस 500, सेविंग नेगेटिव से स्टार्ट होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, जीरो पे कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हो, मतलब जीरो पे सेविंग्स नेगेटिव है। आपका सेविंग नहीं है फिर भी आप जेब में कुछ डाल ले रहे हो, मतलब आपका सेविंग्स नेगेटिव है। पहले इसको भरो, फिर आप कुछ एक्स्ट्रा कर पाओगे, विच डिपेंड्स अपॉन, मैं बोलूँ प्लस, बोलो क्या, 0.2 वाई। याद करो s इज अ फंक्शन ऑफ y अगेन, और वो भी पॉजिटिव, और वो भी कैसे, रिमेनिंग पोर्शन। आपने ही बोला था सर 20% क्या होगा सेविंग्स। तो जैसे जैसे y बढ़ेगा c भी बढ़ेगा, s भी बढ़ेगा। बट देखो s कैसे बढ़ेगा, 0.2 के रेट से, और वो कैसे बढ़ेगा 0.8 के रेट से। पहले नेगेटिव कवर करेगा फिर ऊपर जाएगा। बोलो डन हो रहा है बात? -500 का नामकरण प्लीज, जैसे उसका ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इसका ऑटोनॉमस सेविंग्स, और 0.2 का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी 1 माइनस बी। देखो वही आया क्या नीचे इक्वेशन में, ये क्या आया, 1 माइनस बी इज व्हाट, एम पी एस, दिस ए इज व्हाट, बोलो ऑटोनॉमस सेविंग। क्या क्रिस्टल क्लियर है बात? देखो इक्वेशन क्लियर है, तो अपना वाला ऊपर वाले का एस बता दो, तो अपने वाले ऊपर वाले का इक्वेशन का एस बोलो, -500 प्लस 0.2 वाई। प्लीज ये बात देखोगे, और माइनस ए का नाम लिखो और 1 माइनस बी का नाम लिखो। माइनस ए का नाम लिखो ऑटोनॉमस सेविंग, और 1 माइनस बी का नाम एम पी एस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। और नीचे देखो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला भी सही लिखा हूं, 1 माइनस एमपीसी। माइनस ए वाला बात नहीं समझ में आया? अरे भाई जब कोई जीरो इनकम है तो सी यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब एस कहां से स्टार्ट हो रहा होगा? एस और सी तो याद है ना, सी क्या होता है कंजम्पशन, और एस भी क्या होता है अपना सेविंग्स। वाई कितना बोला आपने, जीरो, तो अगर सी 500 है तो पक्की बात है ये कितना होना होगा, एस कितना होना होगा, तभी तो y का वैल्यू जीरो आएगा। y इज इक्वल टू वॉट, वापस बोल, c प्लस एस, y इज जीरो, c इज 500, s को s रहने दे, तो s का वैल्यू बता दे, -500। तो व्हेन y इज जीरो, s इज -500। दिस नेम इज कॉल्ड ऑटोनॉमस सेविंग, यानी जब कुछ भी नहीं इनकम होता है नेगेटिव सेविंग्स है तुम्हारा। तो ये कैसे हो सकता है? वही तो, जैसे तुम उस समय क्यों नहीं पूछा जब भी जीरो इनकम है तो 500 क्या था, अरे कैसे हो सकता, बोला ना भीख, तो ये भीख क्या होगा तुम्हारे लिए, नेगेटिव सेविंग। ऐसा ना होते हुए भी खा लिया तुम, तो मतलब तुम्हारा नेगेटिव सेविंग, उल्टा बात हो गई। डन है क्या बात? पक्का एवरीबडी? जल्दी से बताना, ये वाला लाइन भी क्लियर है? एमपीएस का फुल फॉर्म प्लीज, एमपीएस लिखो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और लिख दो इज इक्वल्स टू 0.2 मीन्स, मीनिंग भी लिख लो प्लीज। ये वाला बात तो आपको नहीं लिखना है ना, ये बात तो यहाँ लिखा हुआ था, तो लिखो ये बात जो मैं अभी बोल रहा हूँ। एमपीएस इज इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल्स टू 0.2 मीन्स, लिख लो खुद से।
लिख लोगे क्या? लिख लो ना प्लीज। हो जाए तो बताना। हो गया? मीन्स क्या बताओ? इफ नेशनल इनकम इंक्रीजेस बाय 1 रुपी, सेविंग्स इंक्रीजेस बाय 0.2 रुपीज। वेरी सिंपल, जस्टिफाइड। याद नहीं रहना पड़ेगा, समझ में आ गया कि एक बात? वेरी गुड। तो चलो इसी चीज को ग्राफ से भी समझ लेते हैं वापस से। पहले मेरे को बनाने देना, नहीं तो आप सुंदर और करेक्ट भी नहीं बना पाओगे। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूं, पहले सिर्फ देखना। इसको कम कर दे, कम ही तो है, हटा ही दिए, एक को तो बंद ही कर दिए। देख ठंडा लग रहा है, गलत बात है। थोड़ा स्वेटर वेटर पहन के आओ कल से। अच्छा ठीक है, कम कर देता है ये वाला। तो तुम वहां बैठ जाना स्वराज के बगल में, तो उसको इधर बैठा दे। तो नीचे कर दे, नीचे। बंद मत करो यार, ऐसे मत करो मेरे साथ। जल्दी आओ प्लीज। एकदम पैरेलली ऐसे ग्राफ बनाएंगे। पैरेलली मतलब समझ रहे हो, जैसे एकदम तो आप एक स्केल लोगे, ऐसे करोगे, फिर कुछ गैप छोड़ के ऐसे। समझा दे रहे हैं आपको, आप लोग रही नहीं बना पाओगे। प्लीज एकदम कोइंसाइड करते हुए, बीच में गैप छोड़ देना, ऐसे ग्राफ बनाओ। विदाउट इन्वेस्टमेंट में ये दोनों दो ग्राफ विदाउट इन्वेस्टमेंट में एकदम सेम 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 बराबर बनाना, बराबर। स्केल चाहिए क्या तुमको? ओए स्वराज का ले लेना। नहीं, उसका स्केल जितना ही है, ले ले। चलो एक तो यूज कर। क्या हुआ? चलो बना लिए क्या? आगे बढ़े। चलो यहां लिखो, क्या यहां क्या था बताओ? एक्स एक्सिस में वाई, और इधर सी एंड वाई बोला था ना कुछ। सी एंड वाई लिखो तो। वाई और सी एन वाई, वही 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 अभी बात करेंगे, पहले लिखो तो सी एन वाई। आपको अटपटा लग रहा है कुछ, एक वर्ड मैं बता रहा हूं उसके बाद। चलो सी का ग्राफ तो बता दो कैसे बनेगा। सी का ग्राफ कैसे बनेगा? कुछ ऐसे, वेयर दिस वैल्यू इज ए एंड दिस इज सी इज इक्वल्स टू। लिखो प्लीज, इतना काम करो एवरीबॉडी। डन डन। चलो नेक्स्ट, यहां वाई है और यहां एस है। ठीक है, इस वाले ग्राफ में वाई है और एस है। जल्दी बताओ स्टार्टिंग पॉइंट कहां से? नीचे वाला वैल्यू भी बताओ कहां से। वैल्यू, वेरी गुड, माइनस ए। मेरे को वर्ड चाहिए था क्या? माइनस ए। अगर वो ए से स्टार्ट हुआ है तो ये माइनस ए से स्टार्ट होगा और फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव रिलेशन रखता है। हाँ, बट इसके ऊपर जाने का रेट और इसके ऊपर जाने का रेट अलग अलग होगा। ठीक है ना? इसके ऊपर जाने का रेट और उसके ऊपर जाने का रेट अलग अलग है, क्योंकि स्लोप अलग है ना। वो 0.8 के रफ्तार से बढ़ रहा है, ये 0.2 के रफ्तार से बढ़ रहा है। तो ये किसका ग्राफ हुआ, जल्दी से बताना। S इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी। कैसा लगा? सुंदर सा, अति सुंदर। तो वो 1 माइनस बी ही एमपीएस का वैल्यू होता है। बी किसको डिनोट कर दिए? तो एमपीएस क्या हो गया? 1 माइनस बी। अब 1 माइनस बी का कोई नामकरण नहीं किया गया। अब तुम 1 माइनस बी को बोलते हम सी बुलाएंगे, बुला।
हमको क्या, कुछ भी नाम दे, बट ऑटोनोमस कंजम्पशन, सॉरी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को बी नाम दिया गया, तो ऑटोनोमस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एस बन गया ऑटोमेटिकली 1 माइनस बी. देयर इज नो नेम फॉर 1 माइनस बी, इट इज 1 माइनस बी. डन? बोलो डन. ध्यान से सुनना, यहां क्या हो रहा है बताओ. गलत. एमपीएस इज ऑलवेज जो भी 0.2 या जो. गलत. जो ये बोली राइट बोली, बताओ क्या क्या जीरो. सेविंग्स इज जीरो. कैसे पता चल रहा है सर? अबे वाई तो कुछ है, बट ये एस का ग्राफ था ना, ये वाई एक्सिस हो गया, तो कि एक्स एक्सिस ये क्या है, वाई एक्सिस. अच्छा, इस पॉइंट पे एस जीरो, आप लोग बचपन में ऐसे लिखते थे ना, एक्स कॉमा जीरो है ये पॉइंट सारे क्या है, एक्स कॉमा जीरो. इस लाइन में वाई इज ऑलवेज जीरो, और वाई मतलब कौन, यहाँ वाई क्या है, एस है, तो एस इज जीरो. कैसा लगा ये बात? करेक्ट. धीरे धीरे क्या हो रहा है, एस यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो उस नेगेटिविटी हट रहा है उसका, यानी जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ रहा है वो माइनस से किसके तरफ जा रहा है, पॉजिटिव. एक पॉइंट आएगा जब वो जीरो पे पहुंचेगा और उसके बाद पॉजिटिव सेविंग्स आने लगेगा, मतलब भिखारी से तुम अंबानी बनने लगोगे. सीधा सा बात है ना. बोलो मीनिंग क्लियर हुआ क्या ये ग्राफ का? और ऊपर वाला ग्राफ का तो मीनिंग पहले से पता था, भीख मांग के खा रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, जैसे जैसे मेरा नेशनल इनकम बढ़ रहा है. क्रिस्टल क्लियर है? नीचे वाला और ऊपर वाले में एक और चीज लिखा वाई एक्सिस पे, अगर नोट करो तो क्या, वाई, और एक्स एक्सिस में भी क्या है, वाई. वाई एक्सिस में भी क्या है, वाई. एक्स एक्सिस पे भी क्या है, कोई बोल सकता है? तो क्योंकि कुछ नहीं, हमको सिर्फ ये जानना है, ये वाई का ग्राफ आप कैसे बनाओगे, कैसा दिखेगा ऊपर वाले ग्राफ में वाई का ग्राफ. एनीबडी? कैसे, मतलब तो ना वाई का ग्राफ कैसे बनाओगे? एक्स एक्सिस पे भी वाई और वाई एक्सिस पे भी वाई है, तो आप इस वाई का ग्राफ कैसे बनाओगे? एनीबडी? हाथ ऊपर करोगे अगर समझ में आ गया तो. ऑनलाइन लाइव में भी कि सर हम बनाना चाहते हैं, हमको समझ में आ गया, शायद ऐसा दिखेगा कुछ वाई का ग्राफ इस एक्सिस. रेडी हो तो हाथ ऊपर. 1 2 जन रेडी है, और कोई रेडी? ऑनलाइन लाइव में कोई रेडी? हाथ ऊपर. गौरंग ना, राइट. 3 जन रेडी. इधर आओ प्रद्युमन. पहले प्रद्युमन हाथ ऊपर किया. अरे ऐसे मत बोल खुशी, आंसर दे रहे हो आप. वो छोड़, नहीं तुम वहां छोड़ तो कॉपी. इधर आओ. अरे ये गायब हो जाएगा, देखते गायब दिखेगा. ले, पेन चेंज कर दिया हूं मैं तेरे लिए, तुम ट्राई कर कैसे दिखेगा ऊपर. ठीक, चला जा. अरे ठीक है, हाँ वो मैं समझ गया, इतना तेरे को आदत नहीं है ना. ये था प्रद्युमन का लाइन जो यहां से गुजरा, ठीक है. तुम्हारा अगर लाइन यही है तो ठीक, नहीं है तो मैं तेरे लिए भी कलर चेंज कर रहा हूं. रुक, आजा. क्या एकदम स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट, पक्का? ठीक. ये है लाइन बाई स्वराज. एनीबडी, एनी एल्स? तेरा यही दोनों में है कि अलग? अलग है कुछ, सेम है तो अलग है, मतलब अलग है. आजा आजा. अच्छा अलग है तो तुम बता देना. ले तेरे लिए ग्रीन कलर. आजा. ओ माय गुडनेस. रीड्रॉ. कभी ना कभी तो क्रॉस होगा ही अगर तुम इस तरीके से, क्योंकि एक जगह जाके तो वही बनाया था वो. तो तेरा बात नहीं, पैरेलल्स का वाला भी नहीं है. तेरा वाला बोल रहा है तुम ऐसे जा रहा है, इसका बोल रहा है ऐसे आ रहा है. अच्छा ठीक, आप आइए 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 ऊपर आइए. आइए यही है, अलग है. आओ 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 आओ. अब थोड़ा मिटा दे रहे हैं ताकि आओ.
हाँ हाँ ऑब्वियसली, वाई मतलब दोनों का सेम। वेरी गुड खुशी, वेरी गुड गौरव, एकदम सही। गौरव और खुशी, ये श्योर, ये वाई का ग्राफ है। ऐसा क्यों? एक रीजन, नंबर लेके चल। 1 रुपया एग्जाम्पल एग्जाम्पल आए थे ना बुक हाँ में, बोल। मान लीजिए कि 80% कंजम्पशन। क्या मतलब है कंजम्पशन से? हम इधर वाई और इधर वाई है, सी को उड़ाओ ना बात, सी का बात ही मत करो, हमको सिर्फ वाई और वाई का बताओ। बोल दोगे? बोलो क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो। वेरी गुड, सिंपल सा मतलब है। अगर वाई 1 रुपया से बढ़ रहा है एक्स एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे भी 1 रुपया पे ही रहेगा। यानी जब ये 1 रुपया, तो ये भी 1 रुपया, ये 2 रुपया, ये भी 2 रुपया, ये 3 रुपया, ये 3 रुपया, ये 4 रुपया, ये 4 रुपया। तो अगर मैं इनको प्लॉट करूं, तो ये एक डॉट, ये एक डॉट, ये एक डॉट, ये एक डॉट बनेगा, और सारे डॉट्स को अगर ज्वाइन करूं तो वाई लाइन एकदम एकदम इन दोनों लाइन के बीच से निकलेगा, विच इज कॉल्ड 45 डिग्री एंगल। किस एंगल पे रहेगा? 45। ज्यादा ये पूरा 90 डिग्री होता है। अगर इसके एकदम बीच से जा रहा है, मतलब काट दे रहा है, बचपन में वो काटते थे ना, कॉम्पस से बनाते थे, बीच से जाने के लिए क्या बोलते थे? एकदम बाइसेक्ट करता था 45 डिग्री एंगल पे, पता है? इसलिए वाई लाइन वाज आल्सो कॉल्ड, अगर 11-12 में पढ़ा हुआ है, 45 डिग्री लाइन। वाई लाइन वाज आल्सो कॉल्ड 45 डिग्री लाइन। कारण ये है क्योंकि अगर वाई एक्सिस पे भी आप वाई डोट कर रहे हो और एक्स एक्सिस पे भी आप वाई डिनोट कर रहे हो, तो जब 1 रुपया ये तो 1 रुपया ये, 2 रुपया 2 रुपया, 50 रुपया 50 रुपया, 100 रुपया 100 रुपया, तो एट एनी पॉइंट जब आप उसको प्लॉट करोगे वो एकदम बीच से काटेगा। क्या करेगा? एकदम बीच से। किस बीच से काट रहा है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से एकदम बीच से जा रहा है, और वो बीच से जा रहा है मतलब 90 डिग्री का आधा, विच इज कॉल्ड 45 डिग्री। हेंस वाई वाज कॉल्ड इन योर क्लास 11-12 क्या? 45 डिग्री लाइन। जो ये लोग लिख रहा है भैया 45 डिग्री लाइन याद है हम लोग को, बट वो क्यों होता है मीनिंग जानो, और कैसे बनता है मीनिंग, इसलिए वाई एकदम पड़क बीच से कटता। बोलो लॉजिक क्लियर है? और उस लाइन को क्या बुलाते हैं? 45 डिग्री लाइन, बिकॉज एक्स एक्सिस में भी वाई और वाई एक्सिस में, ये सब कोई नहीं बताता। बोलो डन हो रहा है क्या बात? तो ये लाइन किसका है? वाई का। ज्यादा लंबा बना दिया, थोड़ा कम बना देते। क्रिस्टल क्लियर? बनाओ सब कोई अपने अपने कॉपी में। अच्छा अब 1 मिनट, ये वाई बनाते वक्त एक बात ध्यान रखना बस, रुक जाओ बनाना मत, रुक जाओ। ये वाई बनाते वक्त एक बात ध्यान रखना बस, जहां भी वाई बनाना ना, वो कुछ ऐसा बनाना कि वो यहां से कटे एकदम। क्यों? समझ में आ रहा है? नहीं नहीं, इधर पे वाई कटेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे y is equals to c. This was my equilibrium. If y is equals to c, it means s is equals to 0. एग्जैक्ट ये दोनों लाइन, इसलिए मैंने बोला अगर नीचे पहले ये बनाए हो तो इससे डॉट 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 जाके यहाँ एक डॉट बना दो और y का लाइन उधर से पास करो, और ये लाइन कौन सा हो गया? 45। ऐसे बना। लॉजिक क्लियर होना चाहिए। हाँ, s जब 0 है तो y और c बराबर है, तो एकदम वो वहीं से निकालना, बिकॉज ये दुनिया कौन सा दुनिया है? टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट इन्वेस्टमेंट, इसीलिए ऐसा हो रहा है। हाँ, विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो एस नहीं है मतलब। अब आएगा नेक्स्ट वाले में, देखो हेडिंग क्या है? विथ कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट। बनाएंगे उसका डायग्राम भी, बट पहले बोलो ये डायग्राम क्लियर है? एकदम सही बनाना, नहीं बनेगा तुम लोग ट्राई कर लो, बन गए। ये एकदम ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, जहां ये 0 है वहीं ये क्लिक करना चाहिए।
एंड दिस लाइन इज कॉल्ड, लिख लो बगल में, वाई लाइन इज कॉल्ड, कौन सा लाइन, 45 डिग्री लाइन। और इसका रीजन अगर मैथमेटिकली समझ में आ जाए तो वेरी गुड, नहीं तो अभी भी याद करते रहो। पूछे ही नहीं कभी सर 11-12 में ये बात सर से, बस सुने हैं, ये बोली अभी 45 डिग्री एंगल पे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, विथ इन्वेस्टमेंट, और वो भी कौन सा वाला, कांस्टेंट वाला। चलो वही दो ग्राफ बनाएंगे वापस से, एकदम ठीक से बनाना। वही दो ग्राफ बनाएंगे वापस से। इस बार यहां आ रहा है वाई, सी वाई एंड आई बार, यहां आ रहा है वाई एस एंड आई बार। दिस वॉज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना, ऊपर वाले ग्राफ में यहां इक्विलिब्रियम था, वेयर y इज इक्वल्स टू सी, यानी y इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। नीचे आते हैं, तैयार हो, देखते हैं कितने तैयार हो। सबसे पहले मेरे को ऊपर वाले ग्राफ में सी का ग्राफ कैसे बनेगा, सिर्फ सी का ग्राफ जैसे पहले बन रहा था, मतलब कुछ इस तरीके से। ये क्या था बताओ, ए, ये लाइन का मीनिंग इज इक्वल्स टू ए प्लस, नीचे नीचे एस का ग्राफ बताओ, एस का सेम बनेगा, रुक जाना उसको मत बनाना, एक पहले बोलो यहां तक, ठीक है। अब दुनिया में क्या आया, इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट आने लगेगा तो सी का ग्राफ तो यही है, बट एडी का ग्राफ अब सी नहीं है। क्या क्या बोले, वापस से बोले तो, एडी वॉज सी प्लस आई, है ना। अभी तक ऊपर वाले ग्राफ में सी वॉज एडी, क्योंकि देयर वॉज नो इन्वेस्टमेंट, इसलिए वाई इज इक्वल टू सी जहां हो रहा है वही वाई इज इक्वल टू एडी था। बट अब जहां y इज इक्वल टू सी है वहां y इज इक्वल टू एडी नहीं है, क्योंकि दुनिया में क्या आ गया है, इन्वेस्टमेंट, कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट। तो एडी का ग्राफ सोच के बोलना, ये सी के ग्राफ से ज्यादा होगा कि कम होगा। इन्वेस्टमेंट आने से बढ़ जाएगा तो एडी का ग्राफ बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा मतलब वैल्यू ज्यादा होगा तो इस ग्राफ से, और वो किस वैल्यू से बढ़ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू। एक मिनट सोचना, प्लीज सोचना। इस पॉइंट पे यहां था सी, करेक्ट, सी यहां था, तो अगर इसी पॉइंट पे मैं एक कांस्टेंट लेवल ऑफ आई डाल दूं तो सी प्लस आई कुछ यहां होगा, मतलब थोड़ा सा आई से बढ़ा दिया, यानी वो एडी का पॉट यहां पहुंचेंगे, सी था यहां। बताओ आई बढ़ने के कारण ये डॉट क्या हो जाएगा, थोड़ा ऐसे ऊपर, फिर यहां होने के कारण ये डॉट थोड़ा यहां हो जाएगा। अगर थोड़ा सा मैथ्स आता है, थोड़ा सा भी मैथ, तो C प्लस आई का ग्राफ एग्जैक्टली पैरेलल जाएगा। बचपन में ऐसा बात किए थे आप, याद करो, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। क्या वर्ड बोला, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। आप वेरिएबल कॉस्ट ऐसे बनाते थे और बोलते थे टोटल कॉस्ट एकदम इसके पैरेलल जाएगा, और बोले थे इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको आप क्या बोलते थे, फिक्स्ड कॉस्ट, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट वाज कांस्टेंट। वैसे ही मैं अभी क्या बोला, आई इज कांस्टेंट। तो अगर आई कांस्टेंट है तो जो वो एडी वाला ग्राफ होगा वो थोड़ा सा इसके ऊपर होगा और एकदम इसके पैरेलल होगा, यानी ये लाइन हो गया आपका एडी। कोई कौन सा बताओ, एडी। एडी मतलब कौन सा ग्राफ, सी प्लस आई कांस्टेंट, सी प्लस आई कांस्टेंट। कैसा लगा ये बात, हजम हो रहा है क्या सबको? एक ग्राफ और बनाना बच गया, लाइन, कौन सा फंक्शन बच गया ऊपर वाले में, ऊपर वाले में, वेरी गुड, वाई वापस से। तो वाई कैसे बना था, याद है वाई कैसे बना था, 45 डिग्री, दिस वाज वाई।
वाई और एडी तो इक्वल करना है ना, एडी तो मतलब हो गया कि अपने को वही तो करना है सप्लाई, और एडी इज डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, जहाँ हो रहा है वहीं तो इक्विलिब्रियम आता है। ये हो गया क्या, बताओ इधर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ y इज इक्वल टू एडी, मतलब ये तो दिस इज इक्विलिब्रियम, तो क्योंकि यहाँ y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई बार, करेक्ट, यही तो इक्विलिब्रियम था, याद करो ऊपर जाके, एग्रीगेट डिमांड वाज सी प्लस आई, और जहां एग्रीगेट डिमांड y के बराबर होता है वो इक्विलिब्रियम होता है। तो जहां इन्वेस्टमेंट आएगा दुनिया में वहां देखो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो गया, पुराने वाला इक्विलिब्रियम कहां था, पुराना वाला इक्विलिब्रियम यहाँ था, अब नया वाला इक्विलिब्रियम यहाँ है, देखो पुराना वाला इक्विलिब्रियम मेरे तो एकदम उसके ही नीचे आ रहा है एकदम, मतलब इतना और प्रिसाइजली हम बनाए हैं, छोड़ो जरूरी नहीं है तुम लोग का है, क्या डन है आपको बात, पुराना वाला इक्विलिब्रियम और नया वाला इक्विलिब्रियम। अगर ये बात क्लियर है, आराम से आराम से, क्यों बोला ये बात मालूम, मैं सबसे पहले नीचे बना रहा हूं ग्राफ ऑफ आई, बताओ कैसा बनेगा, नीचे वाले में आई का ग्राफ, वेरी गुड, आई क्या है, कांस्टेंट, चाहे कितना भी वाई हो जाए आई इज, तो मतलब आई का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और वो वही गैप है जो ये वाला गैप है, अरे ये गैप और ये वाला गैप तो सेम है ना, इतना जो एरिया है वही से तो वो एरिया बढ़ रहा है, तो ये कौन सा ग्राफ है बताओ, आई का, आई बार का, टू बी वेरी प्रिसाइज, आई बार का, करेक्ट, करेक्ट, एक ग्राफ और बच गया नीचे वाले में, अच्छा बुद्धि हो तो सही से बनाना, मतलब ऊपर वाले बात को नोटिस करते हुए बनेगा, कहां कहां से गुजरेगा एस सोच के बताना, मतलब एस का ग्राफ बनाते वक्त स्मार्टली बनाना होगा, मैं बनाऊं कि आप खुद सोचोगे, मैं बताऊं, देखो सबसे पहले ये जहां इसको टच कर रहा है y इज इक्वल्स टू व्हाट, सी प्लस आई, मैं बोलूं यही इक्विलिब्रियम है, देखो इक्विलिब्रियम कहां था पहले, पहले इक्विलिब्रियम कहां था, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, y वॉज सी प्लस एस, y वॉज मतलब s इज इक्वल्स टू आई बार, अरे ऊपर ही तो लिखे थे आप, इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जाके देखो, ये रहा तो s इज इक्वल्स टू व्हाट आई, पेज नंबर 31 में लिखा हुआ था ना, s इज इक्वल्स टू आई, जहाँ होगा वहीं तो इक्विलिब्रियम आएगा, तो मैं बोलूँ जहाँ से ये ग्राफ क्रॉस किया है ठीक इसके नीचे यहाँ पे s इज इक्वल्स टू आई बार होना चाहिए, कैसा लगा ये बात, वहीं तो बात बराबर होगा, s यदि आई बार के कांस्टेंट होगा तभी तो y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई बार, इक्विलिब्रियम कहाँ आता है जब s इज इक्वल्स टू आई, यानी कि y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। दूसरा, ये जहाँ टच किया था वहाँ ये s इज इक्वल्स टू 0 था, और एक वैल्यू क्या बताया अभी आप यहाँ माइनस है, तो ग्राफ बनाते वक्त एक इधर इधर और इधर से जोड़िए, ये किसका ग्राफ हो गया बोलो, s इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस, दिस कंप्लीट्स दी टू सेक्टर इकोनॉमी। थैंक यू वेरी मच, 2 घंटा आज पढ़ लिया आप लोग, दिस कंप्लीट्स दी टू सेक्टर इकोनॉमी ज्ञान, कल से सम्स और आगे का बात करेंगे। हाँ एक्स्ट्रा मतलब कांस्टेंट ही तो है, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट चेंज हो रहा है तो वो तो ग्राफ चेंज होता रहेगा, फिर तो परवाह, इसलिए कांस्टेंट है, फिर तो कभी आएगा ही नहीं समझ में कि कहाँ से जा रहा है, फिर तो ये ग्राफ एडी वाला भी ऐसे ऐसे होने लगेगा। शॉर्ट रन में मानते हैं कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट, ताकि ये प्रूफ कर सके इक्विलिब्रियम कहाँ है। जबरदस्त टॉपिक, जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग, घर जाकर रिवाइज कीजिएगा 2 घंटा में आपने जो पढ़ा, ये सब पढ़ाया हुआ चीज़ है बचपन में, होपफुली जिनका जिनका नेशनल इनकम था, आई डोंट नो, बट आई डोंट थिंक सो ऐसे आता था आपको, ये ग्राफ आप सिर्फ देखते थे, विजुअलाइज करते थे, अच्छा ठीक है, अब आपने बनाया है खुद से, मैं चाहता तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता, मैं भी इंस्टीट्यूट के किताब से, बट मैं चाहता था आप खुद बनाओ जिससे आपको मीनिंग क्लियर।
नो डाउट आगे आने वाले सेक्टर्स में बार बार ग्राफ बनाने का दरकार नहीं है, क्योंकि वो ऐसा ही बनता है। फिर क्या होगा पता है, जी कांस्टेंट, वो बेकार का सिर्फ लाइंस बड़ा होंगे और आपको कंफ्यूज करेंगे। टू सेक्टर्स से अगर दोनों बात समझ में आ गया, एक विदाउट और एक विथ, बाकी सेक्टर्स तो एकदम आसान। कहीं बना के नहीं आना ये बट नॉलेज वाइज समझाया, बना दो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। क्या डन है आपको बात? दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। जाइए, आपका अकाउंट्स का क्लास है ऊपर। थैंक यू वेरी मच।